काजुया एक अनाथ बच्चा था जो एक दिन गलती से मरने के बाद दूसरे दुनिया में रिइंकार्नेट हो जाता है और इस नए जादुई दुनिया में सभी भगवान उसे ऐसे ऐसे भयंकर शक्तियाँ देते हैं जिससे वो उस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। और अब उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है चलिए देखते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कहानी शुरू होती है काजुया नाम के एक लड़के से जो एक रात डिपार्टमेंटल स्टोर जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। पर वहाँ एक गुंडा जिसके हाथ में चाकू होता है कुछ लड़कियों को डरा रहा होता है। काजुया उसे जमीन पर गिरा देता है उन लड़कियों को बचाने के लिए, पर इसी दौरान उसे वो चाकू लग जाते हैं और बेचारा काजुया वही खत्म हो जाता है। लेकिन अचानक वो एक छोटे से बच्चे के शरीर में जागता है। जब वो आईने में खुद को देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन है भाई। तब हमें पता चलता है कि वो एक हफ्ते से बेहोश था और अब जब वो जाग गया है तो उसकी माँ सारा उसे चेक करने आती है, ये सोचते हुए कि शायद वो भूखा होगा। इसीलिए वो अपनी मेड सिल्विया को आदेश देती है कि उसके लिए सूप लेकर आए। फिर वो दोनों उसे कमरे में आराम करने देते हैं। काजुया समझ जाता है कि वो किसी दूसरे दुनिया में रिइंकार्नेट हो गया है, इसीलिए वो अपने आसपास की चीजों को देखता है, समझने की कोशिश करता है कि वो अब किस दुनिया में है। सिल्विया सूप लेकर आते हैं और उसे खिलाती है, फिर उसे सुलाने की कोशिश करते हैं। सिल्विया उसके सारे सवालों का जवाब देते हैं और उसे पता चलता है कि वो अब एक 3 साल का लड़का है जिसका नाम काइन है। वो एक बहुत बड़े नोबल परिवार का तीसरा बेटा है और उसके फादर का नाम गारम है जिसके पास इतनी सेना है कि दूसरे देशों से उलझने की सोचते भी नहीं। वो एक्साइटेड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो अब एक ऐसे दुनिया में रहता है जहाँ एडवेंचरर्स तलवारबाज और जादू का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। वो मैजिक सीखना चाहता है, लेकिन सिल्विया उसे बताते हैं कि पहले उसे लिखना और पढ़ना सीखना होगा। इसीलिए वो उसकी पढ़ाई शुरू कर देता है क्योंकि वो इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है। बाद में उसका परिवार हैरान हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि काइन ने ऑलरेडी पढ़ना लिखना सारा कुछ सीख लिया है। उसकी बड़ी बहन रेन बताती है कि वो मैच भी कर सकता है, इसलिए वो सोचने लगते हैं कि काइन एक जीनियस है। लेकिन असलियत तो हमें पता है ना दोस्तों कि वो बस एक जापान का हाई स्कूल स्टूडेंट है जो इस 3 साल वाले लड़के के शरीर में अटक गया है। वो लोग सोचते हैं कि काइन अचानक पढ़ाई में इतना बेहतर कैसे हो गया, क्योंकि पहले तो वो ऐसा नहीं था। किताब खोलते ही वो भाग जाता था। काइन समझाता है कि वो बस इस दुनिया के बारे में जितना हो सके सब कुछ जानना चाहता है। गाराम भी खुश होता है कि अगर काइन ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आगे जाके वो बहुत कामयाब होगा, इसीलिए वो उसे जादू और उनके देश के इतिहास के बारे में पढ़ने की इजाजत देता है। सारा ये जानकर खुश होती है कि उसे जादू में इंटरेस्ट है, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी भी वो तैयार नहीं है अच्छे से, क्योंकि जादू इस्तेमाल करने के लिए वो बहुत छोटा है, इसीलिए उसे फिलहाल अभी किताबें ही पढ़नी चाहिए। पर हमें पता चलता है कि काइन ऑलरेडी जादू इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे जादू को कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है और वो अपने परिवार से इस बात को छुपाने की कोशिश करता है। तभी अचानक रेन वहाँ आती है और उसे पता चलता है कि काइन सिर्फ जादू नहीं बल्कि और भी बाकी चीजों के बारे में पढ़ रहा है, इसीलिए वो उसे पढ़ाने लगते हैं उनके देश के इतिहास और अलग अलग जातियों के बारे में जो इस दुनिया में रहते हैं, जैसे एल्व्स, ड्वार्फ्स और बीस्ट ह्यूमन। 2 साल बाद काइन की डिवाइन सेरेमनी का दिन आ जाता है। वो गाड़ी में सवार करते हैं और चर्च की तरफ जाते हैं। काइन बाहर की दुनिया देखकर खुश होता है क्योंकि बचपन से ही वो घर पे फंसा हुआ था। वो अपनी बहन से इस डिवाइन सेरेमनी के बारे में पूछता है कि आखिर ये होती क्या है। रेन अपना स्टेटस विंडो खोलती है और काइन देखता है कि रेन 3 प्रकार के एलिमेंटल मैजिक इस्तेमाल कर सकती है और तब काइन समझ जाता है कि डिवाइन सेरेमनी में भगवान उसे कुछ ब्लेसिंग्स यानी शक्तियाँ देंगे। सारा बताती है कि रेन को गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 2 की शक्तियाँ मिली है। ये काफी बेहतरीन बात है क्योंकि लेवल 2 मैजिक होने की वजह से रेन सभी स्पेल्स को जल्दी इस्तेमाल कर पाएगी और वो बहुत पावरफुल भी होगी। वो समझाते हैं कि ब्लेसिंग्स लेवल 5 तक जाते हैं और ये शक्तियाँ उन 7 भगवानों में से किसी एक के द्वारा दी जाती है, जिसके बाद उस इंसान को उसी भगवान की पूजा करनी होगी जिंदगी भर। फाइनली वो लोग चर्च पहुँच जाते हैं जहाँ वो उन 7 भगवानों के सामने झुकते हैं। पंडित जी पूजा आरम्भ करते हैं और भगवानों से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस नादान बच्चे काइन को अपनी जिंदगी की राह दिखाए। और तभी एक तेज रोशनी पूरे जगह में चमक उठती है और काइन तुरंत भगवानों की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि भगवान खुद इस दिन का इंतजार कर रहे थे और वो उसे काजुया नाम से बुलाता है। गॉड ऑफ क्रिएशन जेनोम खुद को इंट्रोड्यूस करता है। काइन सोचता है कि ये बुढ़ा क्या अजीब सा हुलिया बना के रखा है, लेकिन जेनोम को पता चल जाता है कि काइन क्या सोच रहा है, क्योंकि वो भगवान है भाई, मजाक थोड़ी है। गॉड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ राइम बताती है कि उन्हें उसकी मौत का अफसोस है, पर काइन असल में बेकार में मर गया था उस दिन, क्योंकि वो जो गुंडा था पुलिस उसे वैसे भी रोक लेते अगर काजुया ना भी होता। इससे काइन को झटका लगता है क्योंकि वो बिना वजह मर गया था। साले में कर्म करने चाहता हूँ कांड हो जाता है मेरे साथ। लेकिन गॉड ऑफ अर्थ फिर भी उसकी तारीफ करता है कि उसने अपने जान पे खेल के उन 2 लड़कियों को बचाने की कोशिश की, इसीलिए उसे इस नए दुनिया में रिइंकार्नेट कर दिया गया। राइम माफी मांगते हैं क्योंकि काजुया को इस 3 साल के बच्चे के रूप में रिइंकार्नेट किया गया है, लेकिन काइन उससे कहता है कि कोई बात नहीं है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है और अब तो वो जादू भी इस्तेमाल कर सकता है। गॉड ऑफ मैजिक रेनो को काइन पसंद आ जाता है, इसीलिए वो उसे अपनी ब्लेसिंग्स देती है। जेनोम भी वही करता है और गॉड ऑफ वार उसे अपनी ब्लेसिंग्स के साथ तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स की शक्तियाँ भी देता है। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी भी उसे अपनी ब्लेसिंग्स देता है और कहता है कि अपनी पिछले जिंदगी
जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बेहतर बनाए। गॉड ऑफ कॉमर्स उसे जजमेंट और आइटम बॉक्स का स्किल देता है, वही गॉड ऑफ अर्थ उसे कुछ अनोखे स्किल्स देते हैं जिन्हें वो घर लौटने के बाद इस्तेमाल कर सकता है। जेनोम काइन को सभी भगवानों की ब्लेसिंग्स के साथ वापस भेजता है और यहाँ पंडित जी का दिमाग काम नहीं करता क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार उन मूर्तियों को इतना तेज चमकते देखा। गारम काइन का स्टेटस विंडो देखना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि काइन को बहुत से ब्लेसिंग्स मिले होंगे, पर काइन उन्हें ये दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ऐसे तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा अगर उन्हें पता चला कि सभी भगवानों ने उसे ब्लेसिंग से भर दिया है। अयो मेरा पेट, अवश्य, और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वो चुप जाता है और अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। हाँ बिल्कुल, वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि उसकी सारी मैजिक स्किल्स लेवल 10 पर है। काइन को लगा था कि लेवल 5 सबसे हाईएस्ट होता है, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि भगवान आखिर क्या सोच रहे थे जब उन्होंने उसे अपनी शक्तियाँ दी। वो जानता है कि अगर उसने लोगों को ये सब दिखा दिया तो सब लोग उसे हीरो समझने लगेंगे और वो ऐसा नहीं चाहता। तब उसे याद आता है कि जेनोम ने उसे अपना स्टेटस छुपाने की एबिलिटी भी दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि काइन और उसका परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ वो डिवाइन सेरेमनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। गारम काइन से उसके स्टेटस के बारे में पूछता है तो काइन उन्हें आराम से दिखाता है क्योंकि अब उसने अपनी शक्तियाँ छुपा ली है, लेकिन वो लोग फिर भी उसकी शक्तियाँ देखकर हैरान हो जाते हैं, खासकर उसका मैजिक स्कोर, क्योंकि रॉयल मेजिस के पास भी इतना हाई लेवल जादू नहीं होता। गारम कहता है कि ऐसे भयंकर स्किल्स के साथ काइन चाहे जो भी करे अपनी जिंदगी में वो कामयाबी होगा, पर वो काइन को चेतावनी देता है कि अपनी स्टेटस विंडो कभी किसी को मत दिखाना क्योंकि बाकी लोग उसे खतरे के रूप में देख सकते हैं। काइन अपने कमरे में वापस जाता है और सोचता है कि एक आम इंसान का स्टेटस कैसा होगा। फिर वो एक किताब देखता है जिसमें समनिंग मैजिक के बारे में लिखा होता है, इसीलिए वो बाहर जाकर एक प्यारा सा जानवर समन करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो एक डीमन ही समन कर देता है। डीमन उसकी बहन पर हमला करने जाता है जो वहाँ से गुजर रही होती है, पर काइन डीमन पर फायर मैजिक से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन उसे पकड़ लेता है। तब काइन रिटर्न स्पेल की मदद से उसे वापस भेज देता है। वो जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो खुश होता है इस बात से कि वो अपनी बहन को बचा पाया और किसी को चोट नहीं लगी। बाद में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा दावत रखा जाता है क्योंकि आज काइन का जन्मदिन है। वहाँ वो बताता है कि उसका सपना एडवेंचरर बनना और सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। गाराम उसे कहता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए एक टीचर का बंदोबस्त करता है। फिर हम देखते हैं कि काइन अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है, सोचता है कि उसका टीचर कैसा होगा। जब वो उन्हें आते हुए सुनता है वो चुपके से उन्हें देखना चाहता है, लेकिन फिसलकर उनके ऊपर ही गिर पड़ता है। लाल बालों वाली लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, बताती है कि उसका नाम मिली है और ये है उसका दोस्त नीना। गाराम चाहता है कि वो काइन को 3 साल तक अच्छे से पढ़ाए, इसीलिए वो तुरंत उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाते हैं तो मिली उसे तलवार चलाना सिखाते हैं और हैरान हो जाते हैं देखकर कि काइन कितना टैलेंटेड है। नीना बताती है कि शायद वो मिली से भी बेहतर बन सकता है। इससे मिली थोड़ी मायूस हो जाते हैं और खुद को साबित करने के लिए वो काइन को एक डुएल के लिए चैलेंज करते हैं। काइन उस पर हमला करता है और मिली को उसके हमलों को रोकने में मुश्किल होती है। नीना काइन से पूछते हैं कि क्या उसे गॉड ऑफ वॉर की ब्लेसिंग्स मिली है। तब वो बताता है कि हाँ, गॉड ऑफ वॉर ने उसे शक्तियाँ दी थी और अपनी फाइट जारी रखता है। मिली पीछे हट जाती है, कहती है कि अगर वो इसी तरह ट्रेनिंग करते रहे तो वो ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाएगी, इसीलिए अब उसे नीना से मैजिक सीखना चाहिए। नीना बताती है कि उसके पास गॉड ऑफ मैजिक के लेवल 3 ब्लेसिंग है और वो उसे एकदम बच्चों वाली चीजें सिखाने लगती है, लेकिन काइन उसे बताता है कि उसे बेसिक्स ऑलरेडी पता है। अपनी बात को साबित करने के लिए उसे जितना आता था वो सब जादू का इस्तेमाल करके दिखाता है। नीना को यकीन नहीं होता कि काइन ने बिना मंत्र पढ़े जादू का इस्तेमाल किया, जबकि ऐसा करने के लिए बहुत सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती है, इसलिए वो सोचता है कि काइन एक जीनियस है। मिली कहती है, सुनो नीना, क्या तुमने एक चीज नोटिस की कि काइन ने सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल किए थे अभी अभी। नीना के हिसाब से नामुमकिन है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान सारे एलिमेंट्स का यूज नहीं कर सकता। काइन बताता है कि उसके पास गॉड ऑफ मैजिक की ब्लेसिंग भी है। ये सुनकर वो दो लड़कियां पागल से हो जाते हैं, लेकिन दिमाग तो उनका तब काम नहीं करता जब वो अपने आइटम बॉक्स से टॉवल ऑफर करता है। वो समझ जाता है कि काइन कुछ ज्यादा ही लाजवाब है और वो उसे यहाँ महल के अंदर बाकी की ट्रेनिंग नहीं दे सकते क्योंकि वो अपनी शक्तियों से पूरा महल ही उड़ा सकता है। वो गरम के पास जाता है और सारी बातें अच्छे से समझाते हैं। महाराज, ये क्या फटाका पैदा किया है आपने, इसको हम क्या सिखाए, 2 दिन बाद ये हमको सिखा देगा। फिर वो काइन को महल के बाहर ट्रेन करने की परमिशन मांगते हैं। अगले दिन वो महल से बाहर निकलते हैं और नीना उसे समझाती है कि एक पत्थर पर जादू से हमला कैसे करते हैं। तो काइन फायर मैजिक इस्तेमाल करता है जिससे वो पत्थर तबाह हो जाता है। धमाका इतना भयंकर होता है कि पत्थर के साथ साथ लड़कियां भी उड़ जाते हैं और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। नीना उसे बताती है कि ये कोई मामूली स्पेल नहीं है, ये हाई लेवल से भी ऊपर का है। वही मिली ये समझ नहीं पाते कि काइन अभी तक थका क्यों नहीं। उन्हें लगता है कि उसके पास अलग ही लेवल का माना है, पर अचानक एक किलर रेबिट वहाँ आता है और काइन पर हमला करता है, लेकिन वो उसका हमला डॉज करता है और विंड मैजिक से उसे खत्म कर देता है। वो उसके हिस्सों को अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर लेता है ताकि घर वापस जाकर अपने फैमिली को दिखा सके। मिली सोचते है कि काश उसके पास भी ऐसा एक मैजिक बैग होता जो आइटम बॉक्स की तरह ही काम करता है, लेकिन वो इतना महंगा
महंगा होता है कि वो खरीद नहीं सकते। फिर नीना और मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए सर्च स्पेल यूज करते हैं और आसपास के जानवरों की लोकेशन बताते हैं। काइन वो स्पेल सीखना चाहता है, इसीलिए नीना उसे थोड़ा बहुत समझा देते हैं। काइन स्पेल ट्राई करता है पर वो इतना हाई लेवल का होता है कि सिर्फ जानवरों की लोकेशन ही नहीं बल्कि वो किस तरह के प्राणी है वो भी डिटेक्ट कर सकता है। वो उन जानवरों को एक एक करके खत्म करने लगता है, लेकिन एक मॉन्स्टर जंगल की तरफ भागता है और काइन उसके पीछे जाता है। मिली तुरंत उसे रोकती है और कहती है कि पूरा जंगल डरावने मॉन्स्टर से भरा है, इसलिए उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये मॉन्स्टर्स हर कुछ सालों में शहर पर हमला करते हैं और इसी वजह से शहर की सुरक्षा इतनी टाइट है। उस शाम काइन को पता चलता है कि वो ऑलरेडी लेवल 8 पर पहुंच चुका है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा स्किल है जो उसे 100 गुना ज्यादा एक्सपी देता है। वो भगवानों को दोष देता है कि उन्होंने उसे कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड बना दिया। अगले दिन वो लोग एडवेंचरर्स गिल्ड जाते हैं क्वेस्ट ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात एक खरूस आदमी से होती है जो उन्हें डी रैंक एडवेंचरर्स होने की वजह से नीचा समझता है। वो पूछता है कि क्या उनका मिशन बच्चा संभालना है, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे के साथ समय बिता रहे हैं। वो मिली को आदेश देता है कि उसका नौकर बन जाए, लेकिन मिली मना कर देती है और नीना उसे बताती है कि अपनी ये बदतमीजी कहीं और दिखाए, क्योंकि वो लोग अभी काम पर है। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और नीना को पकड़ लेता है, जबकि उसके दोस्त मिली को पकड़ने जाता है। पर तभी काइन उस आदमी का हाथ को हल्के से छूता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और दर्द में तड़पने लगता है। वो आदमी पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काइन के सामने कुछ भी नहीं होता। भाई मेन कैरेक्टर है, वो कहाँ ही टिक पाओगे। इसीलिए अब वो अपनी तलवार निकाल लेता है और तेजी से काइन पर हमला करता है, लेकिन काइन एकदम आसानी से सभी हमलों को डॉज कर लेता है। आदमी अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, पर काइन उसकी तलवार को 2 उंगलियों से पकड़ लेता है और उसे गिल से बाहर फेंक देता है। उसके साथ ही मिली को चोट पहुंचाने की धमकी देते हैं, लेकिन काइन उनकी भी धुलाई करके बाहर फेंक देता है। लड़कियां उसका शुक्रिया करते हैं और मिली हैरान होती है कि वो सिर्फ जादू ही नहीं बल्कि तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। फिर वो लोग जंगल में वापस जाते हैं, जहाँ वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। समय बीतता है और 3 साल के बाद अब उन लड़कियों के पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा और उसका ट्रेनिंग कल से खत्म होने वाला है। इसीलिए काइन उन दोनों का शुक्रिया करना चाहता है उसकी इतनी मदद करने के लिए। तभी उसे याद आता है कि मिली को एक मैजिक बैग चाहिए था, इसीलिए वो बैग बनाने के लिए जरूरी सामान ढूंढने जंगल में जाता है। वो जंगल के उन खतरनाक मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से हरा देता है जैसे वो खिलौने हो, लेकिन सैनिक दूर से उन आग के हमलों को देख लेता है जो काइन इस्तेमाल कर रहा था और सोचता है कि शायद मॉन्स्टर शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। गार्ड अलार्म बजा देता है, इसीलिए गारम अपने सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स के बजाय उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा वहाँ दिखता है। फिर काइन अपनी ट्रेनिंग का आखिरी दिन कंप्लीट करता है और वो उन दोनों को शुक्रिया के तौर पर वो मैजिक बैग देता है जो उसने बनाए थे। वो उन्हें उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है जो उसने कल रात हराए थे और हमें पता चलता है कि आमतौर पर उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक पूरी ए रैंक एडवेंचर्स की पलटन चाहिए होती है, लेकिन काइन ने ये सब अकेले ही कर दिया। काइन उन्हें बताता है कि ये मैजिक बैग्स एक पूरे महल को अपने अंदर रख सकता है, भाई डोरेमोन के पॉकेट से भी बड़ा ये तो, और सिर्फ वो दोनों ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लड़कियां हैरान हो जाते हैं कि ये मैजिकल बैग अब किसी शाही खजाने के बराबर है। फिर वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, सोचते हुए कि ये 3 साल उन्होंने बहुत मजे किए, और कहते हैं कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। 2 साल बाद काइन अब 10 साल का हो चुका है और वो अपने परिवार के साथ रॉयल कैपिटल जा रहा है एक डेब्यू इवेंट के लिए जो सभी नोबल बच्चों के लिए जरूरी होता है। उसका फादर उसे बताता है कि अगर मॉन्स्टर्स रास्ते में नहीं आए तो कम से कम 1 हफ्ते लगेंगे कैपिटल पहुंचने में। काइन अपने सर्च एबिलिटी इस्तेमाल करके आसपास के खतरों को डिटेक्ट करता है और अपने फादर को बताता है कि 3 किलोमीटर आगे कुछ लोगों पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। गारम अपने आदमियों को जल्दी चलने का आदेश देता है, लेकिन काइन जानता है कि वो लोग उन आदमियों को बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो गाड़ी से कूद जाता है और बूस्ट स्पेल इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स उन लोगों को खत्म करने वाले होते हैं और एक सैनिक अपने जान पे खेलकर उस गाड़ी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। एक मॉन्स्टर गाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन काइन अचानक वहाँ जाता है, मॉन्स्टर्स को आराम से मारता है और उनके लीडर को अपनी फायर तलवार से खत्म कर देता है। वो सब कुछ चेक करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो गारम का बेटा है। फिर उन घायल सैनिकों पर हीलिंग स्पेल इस्तेमाल करता है, पर अफसोस की बात है कि कुछ सैनिक बच नहीं पाते, इसीलिए वो उनके बॉडीज को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। थोड़ी देर बाद गारम भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन देखता है कि लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी है। तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और हम 2 लड़कियों को देखते हैं, राजकुमारी टेलेस्टिया और उसकी दोस्त सिल्क जो एक ड्यूक की बेटी है। काइन उन लड़कियों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और प्रिंसेस थकान की वजह से बेहोश हो जाते हैं। काइन अपना रिलैक्स मैजिक इस्तेमाल करता है ताकि उनके मन को शांत किया जा सके। फिर लड़कियां काइन का शुक्रिया करती है उनकी जान बचाने के लिए। वो बताते हैं कि उन्होंने गाड़ी की खिड़की से काइन को लड़ते हुए देखा था और उसकी ताकत देखकर प्यार में ही पड़ जाते हैं। अरे यहाँ तक कि वो दोनों उसको लेकर लड़ने लगते हैं कि काइन किसके साथ रहेगा। सिल्क उसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो काइन समझाता है कि वो अपने डेब्यू इवेंट के लिए रॉयल कैपिटल जा रहे हैं। लड़कियां कहते हैं, अरे वाह, हम भी कैपिटल जा रहे हैं, तो अब से हम एक साथ चलेंगे। वो उसे खींच कर ले जाते हैं। ओ कोई बचाओ मेरे को, ए पापा जी आप तो कुछ बोलो, लेकिन कोई कुछ नहीं करता और थोड़ी देर बाद
वो उन दो लड़कियों के बीच बैठा हुआ कैपिटल की तरफ जा रहा होता है। उसे बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो दूसरी सीट पर बैठना चाहता है, लेकिन लड़कियां उसे जाने नहीं देते। वो एक शहर पहुंचते हैं जहाँ लड़कियां चाहती है कि काइन उनके साथ रात बिताए, क्योंकि वो उसके साथ सेफ महसूस करती है। गारा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि लड़के और लड़कियां एक साथ ऐसा रहना गलत है, ये सब शादी के बाद सही रहता है। लेकिन लड़कियां उसे बताती है कि वो उस मॉन्स्टर वाले हादसे के कारण बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए वो चाहती है कि काइन उनके साथ रहे। काइन के पास अब कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो उनकी बात मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि कमरा बड़ा होना चाहिए। फिर वो अपने कमरे में जाता है, लेकिन काइन देखता है कि उसके बिस्तर बहुत पास पास है। लड़कियां चाहती है कि काइन उनके बीच में सोए और वो दोनों बिस्तरों को एक साथ जोड़ देते हैं। लड़कियां उसके करीब आ जाते हैं, बताते हुए कि वो बहुत डरे हुए जो है, और काइन इतना नर्वस हो जाता है कि वो अच्छे से सो भी नहीं पाता, और ये चीज कई रातों तक चलती है, जिससे काइन का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो लोग रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं। जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, उन्हें वाइस कैप्टन गाजार्ड लेने आता है। वो काइन का शुक्रिया करता है राजकुमारी और बाकी लोगों को बचाने के लिए। फिर काइन अपने आइटम बॉक्स से उन सैनिकों को बाहर निकालता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उस लड़ाई में। वो चाहता है कि सब लोग उन्हें आखिरी सम्मान दे कि अपनी जान पर खेलकर उन्होंने राजकुमारी को बचाने की कोशिश की थी। अब काइन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गाजार्ड उसे पकड़ लेता है। वो बताता है कि राजा उससे मिलना चाहता है। गाजार्ड उसे महल के अंदर ले जाता है, जहाँ वो राजा से मिलता है, और काइन उन्हें अपना सम्मान देता है। राजा सबको बताता है कि काइन ने मॉन्स्टर्स के झुंड को हराकर राजकुमारी और बाकी लोगों की जान बचाए थे, इसलिए इनाम के तौर पर वो काइन को बैरॉन बना देता है और उसे अपना खुद का एक महल भी देता है। पर कॉर्गिनो नाम का एक नोबेल इससे खुश नहीं होता। वो कहता है कि काइन बैरॉन बनने के लिए बहुत छोटा है। लेकिन राजा पूछता है, अच्छा तो क्या तुम उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा पाते, वो भी अकेले, अगर तुम काइन की जगह होते तो? तब उस आदमी का मुंह बंद हो जाता है। काइन के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो बैरॉन का टाइटल एक्सेप्ट करता है और राजा अपनी सभा समाप्त करता है। फिर हम काइन को एक कमरे में उसके फादर के साथ देखते हैं। उसका फादर बताता है कि उसके सारे बेटों में काइन पहला है जो एक बैरॉन बना है। तभी राजा भी उसके पास आता है। राजा और ड्यूक काइन का शुक्रिया करता है उनकी बेटियों की जान बचाने के लिए। काइन उन्हें ऐसा देखकर थोड़ा अजीब लगता है, भाई वो इस देश का राजा है यार। वो उन्हें अपना सर उठाने को कहता है, लेकिन राजा को लगा कि एक फादर के रूप में काइन का शुक्रिया करना जरूरी था। राजा उसे बताता है कि क्योंकि वो मैजिक और तलवार दोनों में लाजवाब है और उसके पास भगवानों की ब्लेसिंग्स भी है, इसलिए वो लोग इतने टैलेंटेड बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं सकते, और इसी वजह से उसे बैरॉन का टाइटल दिया गया है। वो काइन को राजकुमारी टेलेस्टिया से शादी करने का ऑफर भी देता है। वही ड्यूक चाहता है कि वो उसकी बेटी से भी शादी करे। काइन हैरान हो जाता है, लेकिन लड़कियां खुश होती है। राजा समझाता है कि अब कुछ ही दिनों में उसका एंगेजमेंट होगा उन दोनों लड़कियों से, क्योंकि वो तीनों एक साथ सो चुके हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि काइन इसी देश में रहे और बाद में कहीं चला न जाए। वो लोग उस पर दबाव बनाते रहते हैं और बेचारा काइन उनकी बेटियों से शादी करने के लिए मान जाता है। अब हम काइन को कैपिटल के चर्च में देखते हैं, जहाँ वो भगवानों से प्रार्थना करता है और तुरंत उनके दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो भगवानों से अपने स्टेटस के बारे में पूछता है। जेनोम बताता है कि उसके स्टेटस अलग ही लेवल के हैं और वो शायद दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। अरे बुराओ, ये तो मुझे भी पता है, पर मुझे इतनी शक्तियाँ आप लोगों ने दी क्यों? जेनोम उसे पूछता है, काइन क्या तुम एक डेमीगॉड बनना चाहते हो? मतलब करीब करीब एक भगवान के बराबर है। लेकिन हाँ, अगर तुम डेमीगॉड बन गए फिर एक लिमिट तक ही तुम चीजें कर पाओगे और उन लिमिट्स को पार करने की कोशिश भी मत करना काइन। फिर जेनोम उसे बताता है कि इस दुनिया में ज्यादा कुछ मजा करने के लिए नहीं है, इसीलिए वो सलाह देता है कि काइन अपनी पिछली जिंदगी की ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ बढ़िया सा चीज बनाए। काइन सोचता है कि फिर तो उसे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो इस दुनिया में अब तक है ही नहीं, और जेनोम उसकी बात से सहमत होता है। फिर काइन धरती पर वापस आता है और वो पार्मा नाम की एक लड़की को देखता है। पार्मा उसे बताती है कि वो अपने अंकल तामानिस के दुकान पर ट्रेनिंग कर रही है। काइन भी उस दुकान को देखना चाहता है और अंदर इतने सारे मजेदार चीजों को देखकर वो हैरान हो जाता है। वो तामानिस को एक नए गेम के बारे में बताता है जो उसके दिमाग में है। वो उसका ड्राइंग बनाता है और सब कुछ अच्छे से समझा देता है कि इसे खेलते कैसे है। तामानिस को यह आइडिया पसंद आता है और सोचता है कि वो इसे बहुत कम कीमत पर तैयार कर सकता है। इसलिए काइन जल्दी से देखना चाहता है कि वो कैसा बनेगा, और सारा कुछ खर्चा उठाने के लिए वो उसे एक गोल्ड कॉइन देता है। वो तामानिस को बताता है कि वो इसे उसकी पहली कमाई समझे। तामानिस इस काम को करने के लिए मान जाता है और काइन को बताता है कि वो अपना बेस्ट देगा। कुछ टाइम बाद तामानिस उसे गेम का एक सस्ता मॉडल दिखाता है। काइन सोचता है कि बहुत बढ़िया लग रहा है। वो पार्मा के साथ एक गेम खेलता है ताकि उन्हें अच्छे से समझा सके कि गेम को कैसे खेला जाता है, और उस गेम का नाम रिवर्स ही है। तामानिस बहुत एक्साइटेड हो जाता है, सोचते हुए कि ये गेम मार्केट में धूम मचा देगा। फिर काइन सलाह देता है कि नोबल्स के लिए उन्हें एक दूसरा बढ़िया क्वालिटी का मॉडल बनाना चाहिए, क्योंकि नोबल्स इतने सस्ते वाले मॉडल खरीदना नहीं चाहेंगे जो आम लोग खरीदते हैं। उन्हें एकदम प्रीमियम क्वालिटी का बेचना पड़ेगा। काइन चाहता है कि वो इस गेम को रातों रात फेमस कर दे और हर जगह इसको बेचे। जितना भी खर्चा होगा वो देने के लिए तैयार है। तामानिस उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और झुक कर काइन से वादा करता है कि वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा इस गेम को पॉपुलर करने में। फिर वो उस गेम के सैंपल को लेकर गॉड ऑफ कॉमर्स के
की मूर्ति के सामने शपथ लेते हैं कि वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे, जिसके बाद वो गेम गायब हो जाता है क्योंकि अब गॉड ऑफ कॉमर्स और काइन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कोई भी इंसान 3 साल तक इस गेम को चाहकर भी नहीं बना पाएगा सिवाय काइन और तामानिस के। काइन चाहता है कि वो अगले महीने से इस गेम को बाजार में बेचना शुरू करे। और हाँ तामानिस, राजा के लिए एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी का गेम बनाना, ठीक है, उन्हें तोहफे में जो देना होगा। उसके बाद वो घर की तरफ निकलता है और सिल्विया उसे बताती है कि उसका डेब्यू इवेंट शुरू होने वाला है, इसीलिए जल्दी से उसे तैयार होना होगा। फिर काइन अपने परिवार के साथ निकल पड़ता है और गारम जानता है कि काइन के ऊपर सभी की नजरें होगी क्योंकि वो नया बैरन जो बना है, इसलिए वो अपने बेटे को चेतावनी देता है कि उन लोगों से बचकर रहे जो अपनी बेटियों को उससे मिलवाना चाहेंगे। फाइनली वो लोग शाही दरबार पहुँचते हैं जहाँ रॉयल परिवार भी मौजूद होता है। राजा भाषण देने लगता है उनके देश के तरक्की के बारे में और काइन अपने परिवार के साथ राजा के पास जाता है। वो राजा को अपना वो नया गेम दिखाता है जो उसने तामानिस के साथ बनाया था। राजा को ये मजेदार लगता है, इसीलिए इस सेरेमनी के बाद वो अच्छे से बात करना चाहता है। यहाँ गारम को पता ही नहीं था कुछ भी कि काइन ने खुद से एक गेम बना लिया। काइन समझाता है कि वो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ताकि वो खुद की एक पहचान बना सके। उसके पेरेंट्स खुश होते हैं कि काइन मेहनत कर रहा है और उसे कहते हैं कि यहाँ मौजूद बाकी बच्चों से भी उसे मिलना चाहिए और पार्टी एंजॉय करे। काइन सिल्क के साथ बैठ जाता है जो उसकी इतनी तारीफ कर देता है कि बेचारी प्यार में ही पड़ जाती है उसकी। लेकिन कॉर्गिनो का बेटा हैबिट बीच में बोल पड़ता है। वो भी सिल्क की तारीफ करता है, सोचता है कि वो उसे शादी कर लेगी, लेकिन सिल्क बस चुपचाप खड़ी होती है, झुकती है और खड़ी होती है। भाई यार, ऐसे कौन रिजेक्ट करता है, इससे अच्छा तुम मुंह पे ना ही बोल देती। हैबिट का एक दोस्त कहता है कि काइन को हैबिट का सम्मान करना चाहिए, इसीलिए काइन उसे हेलो बोलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम काइन है और वो अभी अभी बैरन बना है। लेकिन वो लोग सोचता है कि वो बस किसी बैरन का बेटा है, इसलिए वो उसे नीचा समझने लगता है। हैबिट सोचता है कि काइन किसी गरीब परिवार से होगा क्योंकि उसने अपना पूरा नाम भी नहीं बताया और उसे धमकाता है कि अगर काइन अपने खड़ूस स्वभाव के लिए माफी नहीं मांगेगा तो उसे बुरी तरह मार पड़ने वाले है। लेकिन काइन हैबिट को बताता है कि बदतमीजी तो वो खुद कर रहा है, इसीलिए वो ये मैटर सुलझाने के लिए बाहर जाते हैं जहाँ हैबिट उससे लड़ना चाहता है। हैबिट बताता है कि उसके दोस्तों के पास भगवानों की ब्लेसिंग्स है और वो मैजिक भी यूज कर सकते हैं। पहले वो सुनियो जैसा लड़का सामने आता है और अपना जादू शो ऑफ करने की कोशिश करता है। वो एक एकदम छुटकू कमजोर सा फायरबॉल बनाता है जिसे काइन आसानी से डॉज कर लेता है। दूसरा लड़का भी शो ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बस एक कमजोर सा पत्थर ही बना पाता है। वो दोबारा हमला करने वाले होता है, लेकिन सिल्क बोर हो जाते हैं, इसलिए वो उन्हें बताती है कि काइन किसी बैरन का बेटा नहीं है बल्कि वो खुद एक बैरन है। वो उन्हें काइन के एबिलिटीज के बारे में बताती है कि वो कितना शानदार है। वो गाराम का तीसरा बेटा है, उसने मॉन्स्टर्स के झुंड को अकेले हरा दिया और वो कितना हैंडसम है और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी। साले तुम जैसे फट्टियों को झुककर काइन का सम्मान करना चाहिए। ये सुनकर लड़कों की हवा टाइट हो जाते हैं और दया की भीख मांगने लगता है, प्लीज हमें माफ कर दे प्लीज, और तुरंत भाग जाता है। सिल्क समझ जाते हैं कि काइन को लोगों के साथ ऐसे खेलना पसंद है। मतलब वो स्टार्टिंग में सच बोल के ये सब रोक सकता था, लेकिन उसने होने दिया ताकि वो लड़कों का मजाक बना सके। इसीलिए वो वादा करती है कि अगर काइन उसके साथ एक डेट पर जाता है तो वो ये सीक्रेट राजकुमारी टेलेस्टिया से छुपा कर रखेंगे ताकि उसकी इमेज खराब ना हो। पर तभी वहाँ टेलेस्टिया जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सिल्क बस उसे बताती है कि वो दोनों डेट पर जाने वाला है। टेलेस्टिया जेलस हो जाते हैं, इसीलिए काइन उसे बताता है कि वो उसके साथ भी डेट पर चलेगा। तभी राजा बीच में आ जाता है और काइन को एक मीटिंग के लिए बुलाता है जहाँ वो काइन के बनाए उस गेम को खेलते हैं। राजा गेम एंजॉय करता है और चाहता है कि ये सिर्फ उनके बीच ही रहे, लेकिन काइन बताता है कि वो पहले ही इसे बाजार में बेचने वाला है ताकि आम जनता भी इसके मजे ले सके। ड्यूक भी वहाँ होता है और वो काइन को याद दिलाता है कि उनकी बेटियों के साथ उसकी एंगेजमेंट सीक्रेट है, इसीलिए वो उसे डेट पर सावधान रहने को कहता है। अगले दिन काइन को उसके नए महल की चाबी दी जाती है। वो उसे चेक करने जाता है, लेकिन जब वो पहुँचता है तो पता चलता है कि महल पूरी तरह खंडर बन चुका है। जैसे वो अंदर घुसता है वहाँ की लाइट्स काम नहीं करती, इसीलिए वो मैजिक यूज करके रोशनी का जुगाड़ करता है। वो बाकी कमरों को भी चेक करता है, लेकिन पता चलता है कि सब कुछ हद से ज्यादा गंदा है और सारे कमरे खाली है। लेकिन उसे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने मैजिक से एक चुटकी में पूरे महल को ठीक कर सकता है और साफ भी कर सकता है। वो सारे कमरों को ठीक कर देता है और महल बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। फिर उसके पास एक मेहमान आता है और पता चलता है कि वो उसकी मेड सिल्विया होते हैं। सिल्विया फिर से उसके मेड के तौर पर काम करने के लिए खुश हो जाते हैं और काइन को अपना नया बटलर भी मिलता है जो खुद को कॉलिन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। सिल्विया तुरंत काम शुरू करने के लिए एक्साइटेड होती है और बाकी नौकरों को सफाई शुरू करने का आदेश देती है, लेकिन वो देखते हैं कि सब कुछ तो पहले से एकदम चमक रहा है, धूल का तो कोई नामो निशानी नहीं है। काइन कहता है कि उसने सब कुछ पहले ही अपनी मैजिक से साफ कर दिया। कॉलिन उसे याद दिलाता है कि उसे अपने परिवार के पास जाना चाहिए और तब काइन को याद आता है कि उसके बड़े भाई घर लौट रहे हैं। फिर हम उसके भाइयों से मिलता है। वो हैरान होते हैं कि काइन को खुद का एक महल मिल गया है और वो इतनी जल्दी बैरन बन गया। रेने भी उसका घर देखना चाहते हैं, लेकिन उसके भाई उसे चेतावनी देते हैं कि महल में भूत वगैरह हो सकता है क्योंकि वो इतना पुराना जो है। लेकिन काइन उसे तसल्ली देता है कि कोई भूत वगैरह नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। फिर
वो लोग उसका महल देखने जाते हैं और वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि महल बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है। उसके फादर को ये अजीब लगता है क्योंकि पिछली बार जब वो ये महल देखने आया था तब तो ये फटा पुराना था, लेकिन उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये जरूर काइन का काम होगा। वो सारे कमरों को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन उसके फादर कहता है कि इसमें अभी भी कुछ कमी है, शायद अगर एक आर्ट होता तब मजा आता। काइन सोचता है कि आर्ट की क्या जरूरत है। वो अपने महल को तस्वीरें, आर्मर और कीमती चीजों से सजाते हैं। ये सुनकर काइन फैसला करता है कि वो एक ऐसा भयंकर मॉन्स्टर वहाँ पर रखेगा जो उसने खुद हराया हो। थोड़ी देर बाद सिल्विया अचानक चिल्ला पड़ती है। मीच हैरान हो जाते हैं जब वो एक बहुत बड़े रेड ड्रैगन को देखते हैं। काइन को तब याद आता है कि वो उन्हें इसके बारे में तो बताना ही भूल गया। उसका फादर पूछता है कि ये सब क्या है भाई। काइन कहता है, अरे ये तो बस एक छोटा सा मॉन्स्टर था जो उस दिन मैंने हराया था। आपने महल सजाने को बोला तो मैंने इसे ही लगा दिया। उसका फादर हैरान होता है और पूछता है कि उसने इसे कब हराया। काइन बताता है कि वो जंगल में गया था कुछ टाइम पहले। उसका फादर उसे बताता है कि रेड ड्रैगन एक कैलेमिटी लेवल मॉन्स्टर माना जाता है और ए रैंक एडवेंचरर्स भी उसे हरा नहीं सकते। उसका फादर कहता है, काइन क्या तुम्हें पता भी है कि रेड ड्रैगन की कीमत करीब करीब 1000 प्लेटिनम कॉइन्स के बराबर होती है। ये सुनकर काइन हैरान हो जाता है, सोचता है कि ये तो 100 करोड़ रुपए के बराबर होगा। तभी उन्हें एक और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी माँ उसे टॉयलेट के बारे में पूछते है कि उसने वहाँ पर वाटर स्प्रे लगाया है और वो ऐसे ऐसे जगह पहुँचा जहाँ उसका बाप भी नहीं पहुँच पाया था। काइन समझाता है कि उसने अपने मैजिक से इसे बनाया है। रीने कहते हैं कि काइन उनके घर पे भी ये लगवा दे। गाराम बस उनके हरकतें देखता रहता है क्योंकि वो लोग एक टॉयलेट के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन काइन की माँ उसे कहती है कि एक बार खुद ट्राई करके देखो फिर बोलना। तो वो ट्राई करता है और ऐसी ऐसी जगह पानी पहुँचता है कि उसे मजा ही आ जाता है। इसलिए वो चाहता है कि काइन उनके घर पे भी ऐसा कुछ लगा दे। उसका फादर उसे बताता है कि मेहमानों को भी ये चीज पसंद आएगा। काइन सोचता है कि इसका क्या मतलब। उसका फादर कहता है कि जब किसी नोबेल को महल दिया जाता है तो नियम के तौर पर उसे एक पार्टी रखनी होती है। काइन हैरान हो जाता है कि उसे तो इसे पता ही नहीं। बाद में वो सोचता है कि अब क्या किया जाए, मतलब पार्टी में किसको बुलाए, क्या करे। पर कॉलिन ने पहले ही उन लोगों की लिस्ट तैयार कर ली होती है जिन्हें इनवाइट करना है और उन चीजों के भी जो उन्हें चाहिए होंगे। जब वो लिस्ट चेक करता है तो उसे वहाँ कॉर्गिनो का नाम दिखता है। काइन सोचता है कि अब इसको भी बुलाना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा। तो कॉलिन कहता है कि क्योंकि वो एक हाई रैंक नोबेल है उसे इनवाइट ना करना बुरा होगा। काइन देखता है कि अब राजा का नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। कॉलिन उसे बताता है कि सिर्फ हाई रैंक नोबेल से राजा को इनवाइट कर सकते हैं। फिर काइन पार्टी के लिए खाना पीना तैयार करने के बारे में सोचता है, लेकिन परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपने सारे मेहमानों के लिए तोहफे भी तैयार करना है। तब सिल्विया उसे एक आइडिया देती है, कहती है कि उसे खुद से एक तोहफा बनाना चाहिए। काइन को भी ये आइडिया बढ़िया लगता है और वो अपनी मैजिक से एक ग्लास क्रिएट करता है। वो सोचता है कि आमतौर पर सब लोग दिखावे के लिए अजीबोगरीब चीजें देते हैं तोहफे में, पर ये ग्लास एकदम सिंपल और खूबसूरत है जो लोगों को पसंद भी आएंगे। फिर काइन अपनी पिछले जिंदगी की रेसिपी का इस्तेमाल करके खाना तैयार करने का फैसला करता है। वो हैमबर्ग स्टीक बनाता है और सिल्विया को वो बहुत टेस्टी लगता है। फिर वो उसका बनाया ड्रिंक पीती है और वो सोचते हैं कि ये क्या है कि वो इतना लाजवाब होता है जैसे मानो उसके मुंह में छोटे छोटे बम फूट रहे हो। काइन समझाता है कि कुछ अलग नहीं है, बस नॉर्मल शराब में उसने बबल्स ऐड कर दिया है अपने मैजिक से। तभी कॉलिन बीच में बोलता है और काइन को बताता है कि राजा ने उसे महल में बुलाया है। वहाँ हमें पता चलता है कि राजा उस पर गुस्सा है क्योंकि उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया और हमें पता चलता है कि ड्यूक उसे इनविटेशन न मिलने पर उनका मजाक उड़ा रहा है। काइन तुरंत एक बहाना बना देता है, वो महाराज मैं आपको खुद पर्सनली इनवाइट करना चाहता था, लेकिन इन सब कामों की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और काइन सुकून महसूस करता है, चलो बच गया आज तो। पार्टी का दिन जल्दी ही आता है और काइन अपने सभी मेहमानों का स्वागत करता है। ड्यूक अपनी बेटी सिल्क के साथ आता है और वो रेड ड्रैगन को देखकर हैरान हो जाता है। काइन अपने सभी मेहमानों को पार्टी का पूरा मजा लेने के लिए कहता है और दावत शुरू होती है। सब लोग काइन का बनाया हुआ वो ड्रिंक पीकर एकदम पागल से हो जाता है। ड्यूक कहता है कि एक ग्लास तो एकदम किसी हीरे की तरह चमक रहा है। तभी राजा भी वहाँ आता है और सबको कहता है कि फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बस पार्टी एंजॉय करे। वो काइन का बनाया हुआ वो ड्रिंक ट्राई करता है और उसका दिमाग काम नहीं करता कि ये बढ़िया चीज आके है क्या। उसके बाद काइन उन्हें खाने के लिए हैमबर्गर देता है और वो इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि राजा पागल हो जाता है क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ खाया नहीं था। क्वीन भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि उसके टॉयलेट का क्या सीन है भाई, उन्होंने जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी थी और चाहते हैं कि काइन उनके घर के लिए भी एक बना दे। राजा भी एक बार ट्राई करके देखता है और तुरंत काइन से कहता है कि उन्हें भी चाहिए, हो सके तो कल ही लगा देना। राजा को उसकी दावत बहुत पसंद आती है। इतने कम उम्र में उसने सारा कुछ मैनेज कर लिया और बाकी नोबल्स भी उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन तभी कॉलिन उसे बताता है कि कॉर्गिनो आया है। कॉर्गिनो आते ही शुरू हो जाता है, बोलता है कि ये घर कितना छोटा है, लेकिन रेड ड्रैगन को देखकर उसकी भी फटने लगती है। फिर वो डाइनिंग हॉल में जाता है, कितने बदबूदार कमरे, इससे अच्छा तो कुत्तों का घर होता है। लेकिन जब काइन उसे अपना ड्रिंक देता है तो कॉर्गिनो को वो मजेदार लगता है, लेकिन ऐसा दिखावा करता है कि उसे पसंद नहीं आए। फिर वो नया खाना ट्राई करता है और उसे बेकार घटिया बोलता है, मतलब तुम जितना भी टेस्टी ना बना लो बदनामी तो करनी है ना। लेकिन वो खुद को उसे खाने से रोक भी नहीं
नहीं पाता। वो और ज्यादा सॉस मांगता है और सिल्विया से सॉस का बॉटल ही छीन लेता है। काइन उसके हरकतों से परेशान हो जाता है, लेकिन कॉलिन उसे बताता है कि उसे अपना गुस्सा संभालना चाहिए, नहीं तो बेकार में ड्रामा हो जाएगा। लेकिन काइन के पास एक बढ़िया आइडिया होता है। वो सोचता है कि जब तक वो खुद झगड़ा नहीं करेगा तब तक सब सही रहेगा। काइन कॉर्गिनो को तोहफे के रूप में एक ग्लास ऑफर करता है, लेकिन कॉर्गिनो कहता है कि उसके पास जितने भी ग्लास है वो सब पैक कर दे और साथ ही वो सारा खाना भी। काइन माफी मांगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और कहता है कि ये ग्लास है सब मेहमानों के लिए तोहफा है। लेकिन वो कहता है कि उसके पास कॉर्गिनो के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कॉर्गिनो एक्साइटेड हो जाता है, जल्दी बताओ क्या है। लेकिन उसके हवा टाइट हो जाते हैं जब राजा वहाँ आता है। महाराज, आप यहाँ इस बेकार घर में क्या कर रहे हैं? राजा उसे बताता है कि ये सब छोड़ो, मैं जो भी करूँ तुम्हें क्या, पर तुमने जो हरकतें अभी तक की है वो माफी के लायक नहीं है। जबकि एक हाई रैंक नोबल होने के नाते उसे दूसरों के साथ कितने अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। कॉर्गिनो डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाता है और सिल्क को ये मजेदार लगता है कि काइन ने उसे फंसा दिया। पर तभी राजा को पता चल जाता है कि काइन ने उनका इस्तेमाल किया कॉर्गिनो को फंसाने के लिए, और वो काइन को घंटों तक लेक्चर देते हैं और बाकी लोग हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि काइन राजा के महल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वाइस कैप्टन गाजार्ड से होती है। काइन बताता है उसने सुना था कि यहाँ मॉन्स्टर से मिली चीजों को बेच सकते हैं, इसलिए वो यहाँ आया। तब गाजार्ड उसे एक स्टोर रूम में ले जाता है जहाँ वो अपनी चीजों को छोड़ सकता है, पर काइन कहता है कि ये कमरा छोटा पड़ जाएगा क्योंकि उसके पास कुछ ज्यादा ही सामान है। गाजार्ड सोचता है कि शायद उसके पास उस रेड ड्रैगन जैसी कोई बड़ी चीज होगी, लेकिन काइन कहता है अरे नहीं, इतने भी कुछ खास सामान नहीं है, बस एक अर्थ ड्रैगन है। गाजार्ड उठने में ही हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सिर्फ एक अर्थ ड्रैगन को मारने के लिए भी ए रैंक एडवेंचरर्स की एक पूरी पार्टी चाहिए होती है। उसके बाद वो लोग एक मैदान में जाते हैं और काइन अपने आइटम बॉक्स से सारे मॉन्स्टर्स निकाल देता है। गाजार्ड अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि कितने मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ये असल में सिर्फ ए रैंक मॉन्स्टर्स होता है। और काइन ने अभी भी अपने बॉक्स से एक एस रैंक मॉन्स्टर निकाला ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि गाजार्ड वही बेहोश हो जाएगा। यार दोस्तों, भगवानों ने उसे बहुत ज्यादा ही पावर दे दी है। गाजार्ड सोचता है कि क्या काइन एक हीरो है या खुद एक भगवान तो नहीं, लेकिन काइन कहता है कि वो बस एक मामूली बच्चा है। और गाजार्ड फैसला करता है कि वो ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। वो काइन को बताता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को अच्छे से चेक करने में टाइम लगेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, जब हो जाए तब बता देना, मैं आ जाऊंगा। पर जैसे वो जाने लगता है गाजार्ड उसे रोकता है। वो काइन से रिक्वेस्ट करता है कि नाइट्स को ट्रेन करने में उसकी मदद करे। असल में वो अपने कैप्टन के सामने शो ऑफ करना चाहता है कि काइन को उसने ढूंढा। गाजार्ड काइन को सभी नाइट से मिलवाता है, उनसे कहता है कि वही हीरो है जिसने राजकुमारी को एक मॉन्स्टर के झुंड से बचाया था। काइन पूछता है कि उसका कैप्टन कहाँ है, तो गाजार्ड बताता है कि जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब वो अपने आप आ जाएंगे। काइन को लगता है कि उनका कैप्टन शायद बहुत गुस्सेल वाला होगा, लेकिन गाजार्ड कहता है कि चिंता न करे, वो बहुत स्वीट है। अब प्रैक्टिस मैच शुरू होने वाला होता है, लेकिन एक नाइट कहता है कि वो ये प्रैक्टिस मैच नहीं लड़ेगा, क्योंकि काइन जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, है तो वो बच्चा है, कहीं चोट लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तब गाजार्ड कहता है अच्छा, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो जाओ फिर तुम ही पहले लड़ो। नाइट पहला हमला काइन को करने देता है। वो उससे कहता है चलो बच्चे, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। काइन अपना बूस्ट स्पेल इस्तेमाल करके उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और पलक झपकते ही उसका तलवार गिरा देता है। नाइट तुरंत हार मान लेता है और काइन सोचता है कि उसने जोश जोश में शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन गाजार्ड उसे फिर पकड़ लेता है और कहता है कि वो उन सभी नाइट से एक साथ फाइट करे। लेकिन तभी कैप्टन तिफाना वहाँ आती है और लड़ाई को रोक देती है, क्योंकि उसे लगता है कि सारे नाइट्स मिलकर एक बच्चे पर अत्याचार कर रहे हैं। वो काइन को हक करते हैं, कहते हैं कि अब वो सुरक्षित है और कोई उसे तंग नहीं करेगा। तिफाना सोचते हैं कि काइन बस एक नादान लड़का है जो रास्ता भटक गया होगा। वो गाजार्ड को डांटती है कि उसने एक बच्चे पर हमला कैसे होने दिया। तब वो समझाता है कि मास्टर जी, काइन असल में वही बच्चा है जिसने मॉन्स्टर के झुंड को हराकर राजकुमारी की जान बचाई थी। ये सुनकर तिफाना का चेहरा तुरंत बदल जाता है, क्योंकि वो उससे मिलकर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो काइन को एक डुएल के लिए चैलेंज करते हैं। गाजार्ड उसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक दूसरे को ऐसे बातचीत करके नहीं बल्कि तलवारों से जानेंगे। नाइट सोचता है कि अब तो काइन गया काम से, क्योंकि तिफाना के पास मास्टर स्वॉर्ड्समैन का टाइटल है। वो लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन काइन कहता है कि उसके पास तो सिर्फ एक लकड़ी की तलवार है, वो लड़ेगा कैसे। पर तिफाना फिर भी उस पर हमला करती है। वो अपना बूस्ट स्किल इस्तेमाल करती है और काइन की तरफ बढ़ने लगती है एकदम तेजी से। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और नाइट्स पगला जाते हैं देख कर कि काइन कैप्टन के साथ बराबरी कर रहा है। हाँ, चलो खत्म करते हैं ये सब। फिर काइन अपनी स्पीड और ज्यादा बूस्ट करता है, कैप्टन के पीछे आ जाता है और ये लड़ाई जीत लेता है। तिफाना खुशी से रो पड़ती है और तुरंत फैसला करते हैं कि वो काइन से शादी करेगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं। काइन कहता है कि शादी, मैं अभी
कैसे कर सकते हो भाई, मैं तो सिर्फ 10 साल का हूँ और मुझे तिफाना के बारे में कुछ पता भी नहीं है। इसीलिए तिफाना अपना इंट्रोडक्शन देती है। रॉयल नाइट्स के कैप्टन होने के अलावा वो एक विस्काउंट भी है और नॉर्दर्न फॉरेस्ट के ड्यूक की बेटी है। वो उसे कहते हैं कि उम्र को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि वो एक एल्फ है जो कम से कम 300 सालों तक जिंदा रहेगी और बढ़ते समय के साथ वो बुढ़ी भी नहीं लगेगी। लेकिन काइन सोचता है कि प्रॉब्लम ये नहीं थी। काइन गाजर्ट के पीछे छुप जाता है और कहता है कि शादी एक बड़ा फैसला है और वो लोग ऐसे जोश जोश में फैसला नहीं कर सकते, खासकर क्योंकि वो ऑलरेडी टेलिस्टिया और सिल्क से एंगेज्ड है और वो उन्हें बता भी नहीं सकता। वो गाजर्ट से मदद के लिए रोता है, लेकिन गाजर्ट बस सोने का नाटक करता है। तिफाना भी समझती है कि ये सारी चीजें वो अपने फैसला नहीं कर सकते, इसलिए वो गाजर्ट से कहती है कि राजा के साथ एक मीटिंग अरेंज करे। काइन सोचता है कि अगर राजा को पता चला तो वो उसे मार डालेगा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता और उसे भी उनके साथ जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि राजा के साथ उनकी एक मीटिंग होती है, जो सोचता है कि काइन यहाँ क्या कर रहा है। तिफाना बताती है कि वो काइन से शादी करना चाहते हैं और राजा उनसे पूरी कहानी सुनना चाहता है। काइन समझाता है कि उसने तिफाना को एक ड्यूएल में हरा दिया था और इसी वजह से उसने उसे प्रपोज कर दिया। राजा पूछता है कि क्या उसने तिफाना को अपने एंगेजमेंट के बारे में बताया, लेकिन काइन कहता है कि वो नहीं बता पाया क्योंकि ये तो सीक्रेट रखना था। राजा फिर समझाता है कि एल्फ्स को पहले उनकी खूबसूरती के लिए किडनैप करके बेचा जाता था, लेकिन पहले राजा ने उनके देश में तरक्की लाई और एल्फ्स के साथ समझौता बनाया। उन्होंने पूरे एल्फ के देश को अपने किंगडम के अंदर ले लिया और वो रिवील करता है कि तिफाना असलियत में एल्फ देश की राजकुमारी है। राजा तिफाना को बताता है कि काइन पहले से ही टेलेस्टिया और सिल्क से एंगेज्ड है। ये जानकर वो थोड़ी उदास हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही काइन माफी मांगने लगता है, तिफाना कहती है कि वो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे है। राजा उसके फीलिंग्स को समझता है, लेकिन उसे कहता है कि तिफाना को पहले अपने फादर को लेटर लिखना होगा उनसे परमिशन लेने के लिए। तिफाना लेटर लिखने के लिए तुरंत निकल पड़ती है, लेकिन काइन को भी अपने साथ घसीट कर ले जाते हैं। पापा बचाओ। उनके जाने के बाद राजा ये जानकर हैरान होता है कि काइन ने तिफाना को डुएल में हरा दिया और वो इस देश की सबसे ताकतवर नाइट है और एक बच्चे ने उसे हरा दिया। और वो सोचता है कि काइन इतनी कम उम्र में इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। गाजर्ट बताता है कि जब उसने काइन से पूछा था कि क्या वो कोई भगवान का दूसरा रूप है, तो उसका रिएक्शन कुछ अजीब सा था और मंत्री जी भी सोचता है कि काइन का माना टेस्ट दोबारा करना चाहिए, लेकिन अलग तरीके से। कुछ दिन बाद काइन बहुत थक चुका होता है और वो फिर से गाजर्ट से मिलता है, जो पूछता है कि वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। काइन समझाता है कि तिफाना उसे बार बार डेट के लिए बुलाते रहते हैं और ये डेट प्यार भरी बातें नहीं बल्कि उन दोनों के बीच मुक्के लाते मतलब डुएल होती है। गाजर्ट काइन का शुक्रिया करता है कि उसने तिफाना को और ताकतवर बनने में मदद की, पर काइन बताता है कि उसने भी मास्टर स्वॉर्ड्समैन का टाइटल हासिल कर लिया है। अचानक उन्हें तिफाना की आवाज सुनाई देती है और काइन तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाजर्ट उसे खींच कर ले जाता है, कहते हुए कि राजा उससे मिलना चाहता है। काइन सोचता है कि वो शायद मुश्किल में है, लेकिन राजा उसे किताब दिखाता है जहाँ एम्परर लेवल मैजिक के बारे में जानकारी होती है, जो सदियों से रॉयल परिवार में चलता आ रहा है। कहा जाता है कि ये किताब पहले राजा ने लिखी थी। काइन उसे चेक करता है और हैरान होता है कि मैजिक का एक और लेवल भी है, लेकिन राजा बताता है कि कोई भी इस किताब को पढ़ नहीं पाता क्योंकि ये कोई दूसरी भाषा में लिखा है। काइन देखता है कि ये कोई दूसरी भाषा नहीं बल्कि जापानीज में लिखा है और वो सोचता है कि पहला राजा भी शायद जापान से रिइंकार्नेट हुआ था, बिल्कुल उसी की तरह। राजा काइन से पूछता है कि वो असल में है कौन, तो काइन समझ जाता है कि अब उनसे झूठ बोल के कोई फायदा नहीं, इसलिए वो समझाता है कि वो अपनी पिछले जिंदगी की यादों के साथ रिइंकार्नेट हुआ है। गाराम हैरान होता है कि क्या वो सही में उसका बेटा है कि नहीं, तो काइन कहता है टेंशन मत लो पापा जी, भगवानों के मुताबिक मैं आप ही का बेटा हूँ। और वो ये भी बताता है कि डिवाइन सेरेमोनी के समय वो सभी भगवानों से मिला था। राजा यकीन नहीं कर पाता कि काइन को सभी 7 भगवानों से ब्लेसिंग्स मिला है और वो उसे अपना स्टेटस दिखाने को कहता है। अब काइन अपना असली स्टेटस विंडो खोलता है। सब लोगों की फटके एक हो जाते हैं जब वो देखता है कि उसके सभी ब्लेसिंग्स लेवल 10 है और उसे गॉड चूजन का टाइटल मिला है। राजा सोचता है कि अगर सबको इस गॉड चूजन टाइटल के बारे में पता चल गया तो दुनिया के सारे लोग उसके सामने झुकेंगे और उसकी पूजा करेंगे, लेकिन काइन नहीं चाहता कि ऐसा हो। वो कहता है कि उसकी जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही खुश है। जो एडवेंचर्स उसने किए और जिन लोगों से वो मिला, ये सारी चीजें उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो लोग उसे एक आम लड़की की तरह ट्रीट करे। राजा उसकी शर्तें मान लेता है। वो मजाक में कहता है कि अगर काइन चाहे तो राजा भी बन सकता है। तभी तिफाना बीच में बोल पड़ते हैं। वो अपने फादर का लेटर दिखाते हैं जिसमें उसे काइन से शादी करने की परमिशन दी गई है। फिर वो काइन को घसीटकर मैदान की तरफ ले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ राजा सबको आदेश देता है कि वो लोग काइन के सीक्रेट को किसी को ना बताए और उसे अपनी जिंदगी आराम से जीने दे। वो बस यही उम्मीद करता है कि काइन अपने उन भयंकर शक्तियों से इस देश और उसके प्रजा की सुरक्षा करता रहेगा। बाद में हम टेलेसिया और सिल्क को देखते हैं जब उन्हें तिफाना के साथ काइन के एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है। पहले तो वो उस पर गुस्सा होते हैं, लेकिन बाद में वो भी तिफाना को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। लेकिन हाँ, आगे से अगर उसने किसी लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट किया तब उसकी खैर नहीं। बाद में काइन पहले राजा का वो किताब दोबारा पढ़ता है। उसमें एक मैसेज होता है, लिखा होता है कि अगर वो ये किताब पढ़ सकता है तो वो भी किसी और दुनिया से ही होगा। जब वो जिंदा था तब उसकी जिंदगी
जिंदगी कैसी थी, उसने क्या क्या चीज एक्सपीरियंस किया, वो सब इस किताब में उसने लिख के रखा है। पहले राजा का नाम ईवा एस्पॉट था। वो एक ऐसा आदमी था जो एक्सीडेंट में मर गया था, लेकिन इस दुनिया में अपने असली शरीर के साथ समन हुआ था। तभी अचानक काइन डिस्टर्ब हो जाता है जब टेलेस्टिया और सिल्क देखने आते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो सोचता है कि शायद वो एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहा है और वो दोनों भी उसके साथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन काइन उन्हें बताता है कि आज तो वो बहुत बिजी है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। पर दूसरी तरफ वो तिफाना से टकरा जाता है जो उसे एक डुएल के लिए चैलेंज करती है, लेकिन वो माफी मांगता है और वहाँ से भी भाग जाता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि आज असल में काइन का बर्थडे है और वो 12 साल का होने वाला है और अब वो फाइनली एडवेंचर के रूप में रजिस्टर कर सकता है, इसीलिए वो तुरंत गिल की तरफ बढ़ता है। काइन एडवेंचरस गिल को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक एडवेंचर से होती है जो तुरंत समझ जाता है कि काइन आज पहली बार गिल आया है। वो उसे याद दिलाता है कि हमेशा सुरक्षित रहना, क्योंकि इंसान की सिर्फ एक ही जिंदगी होती है। जैसे वो आदमी चला जाता है, काइन को लगता है कि उसने शायद उसे पहले कहीं देखा है। फिर वो काउंटर पे जाता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट अपना नाम तिया बताती है। काइन एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करना चाहता है, तो तिया उसे एक फॉर्म भरने को देती है। फॉर्म भरते वक्त काइन सोचता है कि क्या उसे ये लिखना चाहिए कि वो एक बैरन है। छोड़ो रहने दो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद तिया उससे कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिस्टल पर अपने खून की एक बूंद गिरा दे ताकि उसका गिल्ड कार्ड बन सके। रजिस्ट्रेशन के बाद तिया बताते हैं कि उसकी शुरुआत जी रैंक से होगी। ये सुनकर काइन को अपने टीचर की बात याद आती है जो डी रैंक एडवेंचरर्स थे। जब तिया उसे गिल्ड के रूल समझा रही होते हैं, तब कुछ एडवेंचरर्स बीच में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि एक बच्चे पर अपना समय बर्बाद करना बंद करे। उनमें से एक आदमी काइन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि घर जाकर अपने माँ के पास बैठो और उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन काइन आसानी से बच जाता है। फिर उसका दोस्त भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन काइन उसे भी डॉज कर लेता है। दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और अपनी ही बेइज्जती करवा लेते हैं। जब वो आदमी गुस्से में अपने तलवार निकालने वाला होता है, तभी वो लाल बालों वाला एडवेंचरर वहाँ आ जाता है। आदमी उसे तुरंत पहचान लेता है कि ये तो क्लॉड है, आइस फ्लेम पार्टी का मेंबर। क्लॉड उन्हें धमकी देता है कि क्या वो सच में लड़ाई करना चाहता है। ये सुनते ही दोनों आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। काइन क्लॉड का शुक्रिया अदा करता है और क्लॉड भी समझ जाता है कि काइन काफी ताकतवर है, क्योंकि वो दोनों एडवेंचरर्स मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। अब क्योंकि काइन अभी बच्चा है, इसलिए उसे जूस दिया जाता है। क्लॉड को हैरानी होती है कि इतनी छोटी उम्र में काइन इतना ताकतवर कैसे है। काइन बताता है कि उसने बचपन से ही ट्रेनिंग की है। फिर काइन पूछता है कि वो गुंडे लोग आइस फ्लेम पार्टी का नाम क्यों ले रहे थे। क्लॉड बताता है कि आइस फ्लेम पार्टी असल में उसी की है। वो खुद फायर मैजिक इस्तेमाल करता है और उसकी वाइफ आइस मैजिक चलाती है। क्लॉड काइन को सलाह देता है कि वो भी कोई पार्टी ज्वाइन करे, क्योंकि पार्टी के साथ बड़े बड़े क्वेस्ट करना और रैंक बनाना ज्यादा आसान होता है। फिर वो उसे अपना गोल्डन कार्ड दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वो एक ए रैंक एडवेंचरर है। काइन कार्ड देखकर काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन क्लॉड कहता है कि वो और आगे बढ़ना चाहता है। वो बताता है कि पहला राजा एसएस रैंक एडवेंचरर था और उसका कार्ड काले रंग का था। तभी क्लॉड के सर पर अचानक एक जोरदार मार पड़ते हैं और उसकी वाइफ लीना वहाँ जाते हैं। वो पूछते हैं कि वो फिर से टाइम पास क्यों कर रहा है। काइन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि क्लॉड ने उसकी मदद की थी। लीना को वो बहुत क्यूट लगती है। कहते हैं कि अगर उसे कभी कोई परेशानी हो तो वो उसकी मदद करेगी। इसके बाद वो क्लॉड को खींचकर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मिशन पर जाना होता है। काइन भी फिर क्वेस्ट देखने लगता है और वहाँ एक सामान उठाने वाला मिशन होता है। तो काइन को लगता है कि आइटम बॉक्स स्किल की वजह से वो काफी आसानी से सामान उठा सकता है, लेकिन वो ऐसा एक क्वेस्ट करना चाहता है जिसमें मॉन्स्टर को हराना हो। तभी उसकी नजर गॉब्लिन्स को मारने वाले एक क्वेस्ट पर पड़ती है। इस क्वेस्ट में जितने चाहे गॉब्लिन्स मार सकते हैं और कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए काइन सोचता है कि ये उसके पहले क्वेस्ट के लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन तभी उसकी मुलाकात तिफाना और गाजार से हो जाते हैं। गाजार बताता है कि वो नाइट्स के साथ ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। तिफाना पूछते हैं कि काइन क्या कर रहा है, तो काइन बताता है कि वो अपने पहले एडवेंचरर मिशन पे जा रहा है। ये सुनते ही तिफाना कहते हैं कि वो भी साथ चलेंगे, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के पहले मिशन को अपने आंखों से देखना चाहते हैं। ट्रेनिंग का काम वो गाजार को सौंप देते हैं। काइन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तिफाना उसे पकड़ लेते हैं और साथ ले जाते हैं। दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। तिफाना पूरे रास्ते उसके साथ समय बिताकर खुश होते रहते हैं और गॉब्लिन्स को ढूंढते रहते हैं। काइन अपने सर्च स्किल का इस्तेमाल करके आगे गॉब्लिन्स का पता लगा लेता है। वहाँ वो देखता है कि एक आदमी गॉब्लिन से घिरा हुआ है। दोनों तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। काइन अपने हीलिंग मैजिक से उस आदमी को ठीक कर देता है। तिफाना गॉब्लिन्स पर टूट पड़ते हैं और बहुत आसानी से उन्हें काट देती है, लेकिन कुछ और गॉब्लिन्स भी वहाँ आ जाता है। काइन अपनी मैजिक से तिफाना की ताकत बढ़ा देता है। तिफाना को लगता है जैसे वो दोनों एक साथ लड़ रहे हो और वो आसानी से सब गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। तभी एक जायंट गॉब्लिन सामने आ जाता है, लेकिन काइन की सपोर्ट मैजिक की वजह से वो भी उसके लिए कोई मुसीबत नहीं होता और वो आसानी से उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। फिर वो सपने देखने लगते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है और काइन उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन उसी वक्त ग्रीन लिजर्ड्स का एक झुंड आ जाता है। काइन तिफाना को उस घायल आदमी के साथ दूर जाने को कहता है और बोलता है कि इन मॉन्स्टर्स को वो खुद संभालेगा। सबसे पहले वो लाइट स्पेल इस्तेमाल करके उन्हें अंधा कर देता है। उसके तुरंत बाद वो आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और जमीन से बहुत बड़े
बर्फ के खंभे निकलते हैं जो पूरी जगह हिला देता है। वो आदमी समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तिफाना बस मुस्कुराकर सोचते हैं कि काइन के लिए ये तो आम बात है। कुछ देर बाद काइन के टीचर ग्रीन लीजर्स की इन्वेस्टिगेशन करने पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ मॉन्स्टर्स का कोई नामो निशान नहीं मिलता। सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ होता है। मतलब पता चलता है कि किसी ने हाई लेवल मैजिक का इस्तेमाल किया होगा। काइन गिल में वापस आता है और सोचता है कि क्या वो ग्रीन लीजर्स को यहीं पर रख सकता है, भले ही उसने उनका ये क्वेस्ट ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था। ये सुनकर तिया हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ग्रीन लीजर्स का क्वेस्ट आमतौर पर सी रैंक का होता है। तब काइन बताता है कि उसने कम से कम 30 ग्रीन लीजर्स को हरा दिया है। तिया को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो तुरंत गिल के वाइस कैप्टन के पास दौड़ जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। वाइस कैप्टन काइन से मिलता है और अपना नाम सेड्रिक बताता है। वो कहता है कि गिल मास्टर अभी बिजी है, इसलिए फिलहाल वो ही इस मामले को हैंडल करेगा। सेड्रिक को लगता है कि काइन उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने तो अभी अभी एडवेंचर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसके हिसाब से एक नया एडवेंचरर 30 ग्रीन लीजर्स को हरा ही नहीं सकता। काइन बार बार कहता है कि उसने सच में उन्हें हराया है, लेकिन सेड्रिक सोचता है कि वो बस पैसों के लिए झूठ बोल रहा है। सेड्रिक इतना गुस्सा हो जाता है कि वो काइन का गिल कार्ड कैंसिल करने का फैसला कर लेता है और कहता है कि गिल में उस जैसे नमूने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी गिल मास्टर वहाँ आ जाता है। सेड्रिक उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि एक नया एडवेंचरर 30 ग्रीन लीजर्स को हरा ही नहीं सकता। गिल मास्टर इस बात पर हंस पड़ता है और सेड्रिक से कहता है कि उसे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सेड्रिक को यकीन ही नहीं होता कि गिल मास्टर काइन का साथ दे रहे हैं। तब गिल मास्टर अपने एक मेहमान को बुलाता है और वो और कोई नहीं बल्कि तिफाना होते हैं। तिफाना आते ही काइन को गले लगा लेते हैं और उसे अपना हस्बैंड कहकर बुलाते हैं। तिया और सेड्रिक दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। काइन पूछता है कि तिफाना गिल में क्या कर रही है, तो वो बताते हैं कि शहर को गॉब्लिन्स और ग्रीन लीजर से कैसे बचाए, इन सब के बारे में वो डिस्कस करने आए थे। फिर गिल मास्टर सबको बताता है कि काइन असल में एक बैरॉन है और वही हीरो है जिसने प्रिंसेस को बचाया था। सेड्रिक को इस बात पर भी यकीन नहीं होता और वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो ये सब कुछ नहीं लिखा था। काइन समझाता है कि उसने जानबूझकर ये सब नहीं लिखा था, क्योंकि वो फेमस नहीं होना चाहता था। गिल मास्टर फिर बताता है कि अगर काइन तिफाना से शादी करता है तो वो रिश्ते में उसका भाई बन जाएगा। ये सुनकर काइन को पता चलता है कि गिल मास्टर असल में तिफाना का बड़ा भाई है। सेड्रिक तुरंत घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। तिफाना तो ये तक कहते हैं कि एक नोबेल की बेइज्जती करने के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन काइन उसे माफ कर देता है और बस इतना कहता है कि अगली बार से बिना पूरी बात जाने किसी के बारे में फैसला मत करना। इसके बाद काइन पूछता है कि क्या गिल उसके ग्रीन लीजर्स एक्सेप्ट करेंगे। गिल मास्टर उसके हुनर देखते हुए उसे सीधा सी रैंक प्रमोट करने का फैसला करता है, लेकिन तिफाना कहते हैं कि ये काफी नहीं है। वो सबको याद दिलाती है कि काइन उससे भी ज्यादा ताकतवर है और सिर्फ 10 साल की उम्र में वो एक रेड ड्रैगन को भी हरा चुका है। ये सुनकर गिल मास्टर उसे सीधा ए रैंक देने का फैसला करता है। हालांकि वो कहता है कि ऑफिशियली ये प्रमोशन पाने के लिए उसे कुछ लुटेरों को भी पकड़ना होगा। तिया और सेड्रिक दोनों को यकीन ही नहीं होता कि कोई आदमी अपने पहले ही दिन में जी रैंक से सीधा ए रैंक तक पहुंच सकता है, वो भी एक 12 साल का बच्चा। फिर गिल मास्टर उन दोनों को बाकी का काम निपटाने का आदेश देता है। बाद में गिल मास्टर काइन से माफी मांगता है कि सेड्रिक ने उसके साथ इतनी बदतमीजी की, लेकिन काइन उन्हें कहता है अरे टेंशन मत लो सर जी, ये सब तो होता रहता है। गिल मास्टर फिर कहता है कि जब उसने सुना था कि उसकी बहन की एंगेजमेंट हो गई है तो वो काफी परेशान था, लेकिन अब काइन से मिलने के बाद उन्हें तसल्ली हो गई है। जाते जाते वो काइन से कहता है कि हमेशा उसकी बहन का ख्याल रखना। इसी दौरान भगवान ऊपर से काइन को देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि वो कितनी मुसीबत और हंगामा मचा रहा है। वो सोचने लगता है कि शायद उन्होंने उसे कुछ ज्यादा ही शक्तियाँ दे दी, लेकिन जेनोम कहता है कि काइन को और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा और ये सब मजे के लिए नहीं। वो बताता है कि आरोन नाम का एक खतरनाक आदमी जल्द ही अपने कैद से आजाद होने वाला है। आरोन को 300 साल पहले सील किया गया था और भगवान इस बात से डरे हुए है कि अगर वो किसी तरह बाहर निकला तब क्या होगा। इसी वजह से वो फैसला करते हैं कि काइन को और ज्यादा ताकतवर बनना जरूरी है। उनके हिसाब से अगले लेवल तक पहुंचने के लिए काइन को एक अनोखे इंसान से ट्रेनिंग लेनी होगी। वापस महल में लड़कियां फिर से काइन के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन तभी तिफाना अंदर आती है और खुशी से बताती है कि उसने वो जंगल वाली डेट बहुत एंजॉय किया और अगली बार बीच पर जाना चाहते हैं। ये सुनकर बाकी लड़कियों को समझ आ जाता है कि काइन ने उन्हें मना करके तिफाना के साथ डेट पर चला गया था। वो सब मिलकर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि काइन को उन्हें भी डेट पर ले जाना चाहिए और बेचारा काइन सिर्फ माफी ही मांग पाता है। अगली सुबह काइन आराम से सो रहा होता है जब सिल्विया अचानक रूम में दौड़ते हुए आते हैं और माफी मांगते हैं क्योंकि वो उसे उठाना ही भूल गई थी। तब पता चलता है कि आज एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम का दिन है। काइन तुरंत बिस्तर से कूदता है और भागने लगता है। सिल्विया लगातार माफी मांगते रहते हैं, लेकिन काइन उसे तसल्ली देता है कि टेंशन मत लो, वो लेट नहीं होगा। जैसे वो बाहर पहुंचता है वो टेलीपोर्टेशन स्पेल इस्तेमाल करता है और सीधा एकेडमी पहुंच जाता है। वहाँ वो रजिस्टर करता है और उसका एग्जाम कौन से कमरे में होगा उसे बताया जाता है। कमरे की तरफ जाते हुए उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उस लिस्ट में जितने भी बच्चों के नाम हैं वो एक को भी नहीं पहचानता। वो सोचता है कि शायद टेलेस्टिया और सेल किसी और कमरे में एग्जाम दे रहे होंगे। जब वो अपने एग्जाम वाले कमरे में पहुंचता है टीचर अंदर आकर सब स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनके पास एग्जाम
एग्जाम कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 घंटे है और जो भी चीटिंग करेगा उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। एग्जाम शुरू होता है और उसमें एकदम बेसिक से क्वेश्चन होता है और क्योंकि काइन पिछले जिंदगी में एक हाई स्कूल स्टूडेंट था तो ये बच्चों वाले सवाल उसके लिए एकदम हलवा होता है। कुछ देर बाद टीचर देखते हैं कि काइन आराम से बैठा हुआ है। उसे लगता है कि शायद वो सीरियस नहीं है, लेकिन जब वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ तो काइन बता देता है कि उसने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है। टीचर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 30 मिनट ही हुए हैं और बाकी स्टूडेंट्स अभी भी लिख रहे थे। टेस्ट खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि अब वो मैजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे और ये सुनकर काइन काफी एक्साइटेड हो जाता है। सब मैदान की तरफ जाता है जहाँ टीचर उन्हें बताते हैं कि हर स्टूडेंट को उस निशाने पर अपना सबसे पावरफुल स्पेल इस्तेमाल करना है। काइन पूछता है, मैडम जी क्या हम अपनी पूरी शक्ति से स्पेल को यूज कर सकते हैं? टीचर उसे बताते हैं, हाँ बिल्कुल, ये पूरा मैदान एक बैरियर से घेरा हुआ है तो बिना कोई टेंशन के जो स्पेल इस्तेमाल करना है, जितनी ताकत लगाना है, सारा कुछ कर सकते हो। सबसे पहले एक लड़का आगे बढ़ता है और स्पेल कास्ट करके एक फायरवॉल बनाता है, लेकिन उसका स्पेल इतना कमजोर होता है कि काइन हैरान रह जाता है। उसके बाद एक और स्टूडेंट अपना स्पेल यूज करते हैं और उसकी पावर भी लगभग उतनी ही कमजोर होती है। तब काइन को समझ आता है कि आमतौर पर 12 साल के बच्चों का मैजिक लेवल इसी तरह का होता है। पहले तो वो इन्फर्नो स्पेल यूज करने का सोचा था, लेकिन अब उसे लगता है कि ये शायद बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। जब उसकी बारी आती है तो वो एक फायरबॉल बनाता है जो नीले रंग का हो जाता है और फिर अपना फायर बुलेट स्पेल इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अटैक करते ही एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जो सीधा दीवार को ही उड़ा देता है। पूरा मैदान पूरी तरह डैमेज हो जाता है। काइन खुद कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने तो सिर्फ एकदम बच्चों वाला स्पेल इस्तेमाल किया था। यार मैडम जी, आप चीटिंग करते हो, आपने बताया था कि बैरियर बचा लेगा, मैंने तो पूरा दम ही नहीं लगाया। टीचर अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, जबकि काइन बेचारा समझाने की कोशिश करता रहता है कि वो एकदम हल्का वाला मैजिक यूज करना चाहता था, पर शायद कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया। उसके बाद सबको तलवारबाजी एग्जाम के लिए एकेडमी के दूसरे हिस्से में ले जाया जाता है। वहाँ कुछ ए रैंक एडवेंचर्स भी होते हैं ताकि इन बच्चों को परख सके कि कौन कितने अच्छे से तलवार चला पाता है। काइन वहाँ क्लॉड को देखकर हैरान हो जाता है। क्लॉड पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो काइन बताता है कि वो एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने आया है। क्लॉड तुरंत कहता है कि वो काइन का ओपोनेंट बनना चाहता है। काइन मना करने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर बता देती है कि क्लॉड सबसे हाई रैंक एडवेंचरर है, इसलिए उसका दिया चैलेंज मना नहीं किया जा सकता। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्लॉड काइन से कहता है कि वो अपना पूरा दम लगा दे। काइन सोचता है कि क्योंकि क्लॉड एक ए रैंक एडवेंचरर है तो जरूर काफी पावरफुल होगा, इसलिए वो अपना बूस्ट स्पेल इस्तेमाल करता है और हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारों की लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी स्टूडेंट्स उनकी स्पीड देखकर ही पागल हो जाते हैं। क्लॉड काफी इम्प्रेस होता है और कहता है कि काइन तो यहाँ के टीचरों से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, लेकिन काइन उसे याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट है और उसे थोड़ा आराम से लड़ना चाहिए। पर क्लॉड इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो भी अपना बूस्ट स्पेल एक्टिवेट कर लेता है। अब दोनों और भी ज्यादा तेजी से लड़ने लगते हैं। उनकी फाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि टीचर को ही बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ता है। वो कहते हैं कि वो दोनों बाकी स्टूडेंट्स को डरा रहे हैं। क्लॉड हंसकर मानता है कि शायद वो लोग थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। फिर वो काइन से कहता है कि किसी दिन साथ में मिशन पर चलेंगे, लेकिन काइन को लगता है कि शायद ये उतना अच्छा आइडिया नहीं है। टीचर कहते हैं कि उसने काफी कुछ देख लिया है और काइन को घर जाकर रिजल्ट्स का इंतजार करने को बोलते हैं। काइन घर लौट आता है जहाँ सिल्विया उसे पूछते हैं कि एग्जाम कैसा गया। काइन बताते हैं कि सब कुछ अच्छा रहा। सिल्विया तुरंत पार्टी करने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी दौरान महल में काइन को राजा के सामने बुलाया जाता है। राजा उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में हुए नुकसान के बारे में पूछता है। काइन समझाता है कि टीचर ने उसे कहा था कि वो अपनी पूरी शक्ति से हमला कर सकता है क्योंकि मैदान बैरियर से घेरा हुआ था। वो ये भी बताता है कि उसने तो अपना नया एम्परर लेवल मैजिक यूज ही नहीं किया था, बल्कि सिर्फ एक बच्चों वाला मैजिक इस्तेमाल की थी, फिर भी इतना बड़ा धमाका हो गया। राजा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि काइन एम्परर लेवल मैजिक तक यूज कर सकता है। काइन कहता है कि उसने अभी तक उसे यूज नहीं किया, पर एक बार इस्तेमाल करके देखना चाहता है कि कितना डैमेज होता है। आपके पास है क्या कोई जगह जहाँ मैं ये स्पेल इस्तेमाल कर सकता हूँ? लेकिन राजा और बाकी लोग तुरंत मना कर देते हैं। ना बाबा ना, तुम जोश जोश में पूरी दुनिया ही खत्म कर दोगे। बाद में राजा उससे पूछता है कि उसने एग्जाम किस जगह दिया था, क्योंकि टेलेस्टिया बता रही थी कि एग्जाम के दौरान उसने काइन को कहीं नहीं देखा। काइन बताता है कि वो साउथ एंट्रेंस से एकेडमी में घुसा था और वहाँ से उसे अपने एग्जाम वाले कमरे तक भेजा गया था। ये सुनकर राजा कहता है, अबे ओ छोटू, एकेडमी में नॉर्थ और साउथ एंट्रेंस अलग अलग होते हैं। तब काइन को अपनी गलती समझ आती है। असल में नॉर्थ एंट्रेंस नोबल्स के लिए होता है और साउथ एंट्रेंस कॉमनर्स के लिए। मतलब उसने गलती से कॉमनर्स के साथ एग्जाम दे दिया था। ड्यूक बताता है कि इसी वजह से एकेडमी के हेडमास्टर को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हेडमास्टर ड्यूक से कह रहा था कि उसे रिजल्ट्स निकालने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक कॉमनर ने रिटन एग्जाम में परफेक्ट स्कोर हासिल किया है, पूरा मैदान ही उड़ा दिया और एक ए रैंक एडवेंचर के साथ बराबरी की फाइट की है। लगता है इस बार कोई दानव पैदा हो गया है। ड्यूक ये सुनकर हंस पड़ता है क्योंकि उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब काइन की हरकतें होगी। इसीलिए वो हेडमास्टर को बिना चिंता किए रिजल्ट्स निकालने को कहता है। जब एकेडमी में रिजल्ट्स लगते हैं तो काइन अपना नाम ढूंढने लगता है। तभी सिल्क उसे आवाज लगाते हैं और बताते हैं कि वो पूरे क्लास में फर्स्ट आया है।
टेलेस्टिया दूसरे नंबर पर और सिल्क खुद तीसरे नंबर पर है। सिल्क मजाक उड़ाते हुए उसे ट्रेनिंग ग्राउंड वाले धमाके की याद दिलाते हैं और बताते हैं कि टेलेस्टिया उसे एग्जाम में ना देख पाने की वजह से काफी गुस्सा थे। ये सुनकर काइन टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि शायद अब वो मुसीबत में पड़ने वाला है। तभी उसकी बड़ी बहन रेने नजर आती है जो कुछ नए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं। वो खुशी से काइन के पास दौड़ कर आते हैं और उसे देखकर बहुत प्राउड फील करते हैं। वो उसे बताते हैं कि नियमों के मुताबिक एकेडमी में टॉप रैंक लाने वाले स्टूडेंट को एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीच देनी पड़ती है। काइन तुरंत कहता है कि ये काम टेलेस्टिया को करना चाहिए, लेकिन रेने उसे बताते हैं कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। घर लौटने के बाद सिल्विया को जब पता चलता है कि काइन अपने एग्जाम में टॉप किया है तब वो खुशी से पागल हो जाते हैं। वो चिल्लाते हैं कि आज वो इतना खाना बनाएगी कि 100 लोगों का पेट भर सके। काइन को लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही कर रही है, लेकिन फिर भी वो खुश होता है क्योंकि ये पार्टी करने का समय है। एंट्रेंस सेरेमनी के दिन काइन देखता है कि उसके माँ बाप भी उसे देखने आए हुए हैं। थोड़ी देर बाद टेलेस्टिया और सिल्क भी उसके साथ आ जाते हैं। काइन को स्कूल के यूनिफॉर्म में देखकर वो दोनों लड़कियां फिर से पागल हो जाते हैं। सोचते हैं कि वो कितना क्यूट लग रहा है। सेरेमनी शुरू होती है और बाकी स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि ये लड़का कौन है जो दो सुंदर लड़कियों के बीच बैठा हुआ है। फिर हेडमास्टर काइन को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाता है। काइन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसने गलती से गलत एंट्रेंस एग्जाम दे दिया था। फिर वो कहता है कि वो सबके साथ दोस्ती करने और एकेडमी में अच्छा समय बिताने की उम्मीद करता है। उसके स्पीच के बाद सारे स्टूडेंट्स उसके लिए तालियां बजाते हैं। आखिर में राजा स्टेज पर आता है और सब नए स्टूडेंट्स को बधाई देता है। साथ ही वो एक अनोखे स्टूडेंट का भी जिक्र करता है। कहता है कि स्कूल में ज्यादा तोड़फोड़ ना करे। ये सुनकर काइन को लगता है कि राजा असल में उसे ही वार्निंग दे रहा है। अपनी पहली क्लास में पहुंचने के बाद उनकी क्लास टीचर अपना नाम एल्का बताते हैं। वो सब स्टूडेंट से कहते हैं कि अब उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि आगे जाके वो क्या बनना चाहते हैं। काइन तुरंत कहता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है, लेकिन ये सुनकर लड़कियां चिल्लाने लगती है। टेलेस्टिया कहते हैं कि क्योंकि काइन पहले से एक बैरॉल है, इसलिए उसे अपने नोबेल परिवार और इस देश को कैसे चलाना है उन सब के बारे में सीखना चाहिए। काइन थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन सिल्क उसे याद दिलाती है कि एकेडमी में वो एक से ज्यादा कोर्सेज भी चुन सकता है। ये सुनकर काइन फैसला करता है कि वो राजनीति, एडवेंचर और मैजिक ये तीनों कोर्सेज लेगा। फिर वो टेलेस्टिया और सिल्क से पूछता है कि वो क्या चुनेंगे। टेलेस्टिया बताते हैं कि वो राजनीति और इंटरनल अफेयर्स पढ़ेंगे। काइन हैरान होकर पूछता है कि वो इंटरनल अफेयर्स क्यों चुन रही है। टेलेस्टिया हल्का सा शर्मा कर बताते हैं कि वो आगे चलकर काइन की मदद करना चाहती है उनके देश को चलाने में। सिल्क भी राजनीति और कॉमर्स चुन लेती है। वो कहते हैं कि वो भी फ्यूचर में काइन के काम आना चाहते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जब सब बाहर निकलते हैं, काइन देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। काइन उसके कानों को देखकर पहचान लेता है कि वो पार्मा है, वही लड़की जो उस दुकान पर काम करती थी जहाँ काइन ने अपना वो गेम बनाया था, याद है ना दोस्तों। उसे तंग करने वाले स्टूडेंट्स और कोई एबल के हैबिट और उसके दोस्त होते हैं। वो पार्मा का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो एक बीस्ट ह्यूमन है। वो कहते हैं कि नोबल्स के स्कूल में उसकी कोई जगह नहीं है। काइन तुरंत बीच में आ जाता है और कहता है कि एकेडमी में नोबल्स और कॉमनर्स सब बराबर है। हैबिट को इस बात की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो काइन से पहले मिल चुका है। हैबिट के दोस्त हैरान होते हैं कि एक नोबल होते हुए भी काइन एक कॉमनर का साथ क्यों दे रहा है। काइन सीधा जवाब देता है कि वो सिर्फ अपने दोस्त का साथ दे रहा है। हैबिट धमकी देता है कि वो अपने फादर से कहकर पार्मा के परिवार को बर्बाद कर देगा, लेकिन तभी टेलेस्टिया और सिल्क वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखते ही हैबिट और उसके दोस्त तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगते हैं। उन्हें पार्मा से भी माफी मांगनी पड़ती है और फिर वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। पार्मा काइन का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तभी टेलेस्टिया और सिल्क उसके और काइन के रिश्ते के बारे में सोचने लगते हैं। काइन को महसूस होता है कि दोनों उसके खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं। इसी दौरान काइन को एक अजीब से आवाज सुनाई देती है जो उसे लाइब्रेरी जाने के लिए कह रहे होते हैं। क्यूरियस होकर वो लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है उसके सामने एक अलग ही जगह खुल जाती है और वो एक अजीब कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ एक आदमी आराम से बैठा होता है और उससे पूछता है कि क्या वो कॉफी पीना चाहेगा। काइन तुरंत पूछता है कि वो कौन है और ये भी हैरान होता है कि इस दुनिया में कॉफी कैसे आया है। आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि वो काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे उसके असली नाम से बुलाता है, काजुया। फिर वो अपना नाम यूया बताता है। काइन तुरंत पहचान लेता है कि वही पहला राजा है जिसके बारे में उसने किताब में पढ़ा था, लेकिन उसे याद आता है कि वो कहानी 300 साल पुरानी थी। इसलिए वो सोचता है कि शायद यूया कोई भूत है। यूया हंस पड़ता है और काइन से कहता है कि वो उसका स्टेटस विंडो चेक करे। काइन देखकर हैरान रह जाता है कि उसके पास गॉड ऑफ क्रिएशन का टाइटल मौजूद है। यूया समझाता है कि वो एक अलग दुनिया का क्रिएटर है, इसीलिए उसे गॉड माना जाता है और इसी वजह से 300 साल बाद भी उसका रूप नहीं बदला। यूया बताता है कि उसने जेनोम और बाकी भगवानों से बात की थी। सब भगवान चाहते हैं कि वो काइन को ट्रेनिंग दे। काइन कहता है कि वो पहले बहुत ताकतवर है, इन सब की क्या जरूरत। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ से एक बिस्किट लेकर दिखाओ। काइन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, यूया आराम से उसे रोक देता है और कहता है कि काइन को भी बहुत कुछ सीखना है। काइन पूछता है कि उसे और पावरफुल बनने की जरूरत क्यों है। तब यूया आरोन नाम के एक बदमाश के बारे में बताता है। वो समझाता है कि 300 साल पहले आरोन ने एक ओरेकल का इस्तेमाल करके पूरे दुनिया में लोगों के बीच नफरत और डर फैला दिया था। लोग एक दूसरे से
लड़ने और मरने लगे थे। आखिरकार यूया और उसके साथियों ने मिलकर आरोन को सील कर दिया था, लेकिन अब वो सील धीरे धीरे कमजोर हो रही है और आरोन जल्दी ही वापस आ सकता है। काइन पूछता है कि फिर उसे दोबारा सील क्यों नहीं कर देते। यूया बताता है कि जब से वो भगवान बना है तब से वो इंसानों की मदद खुद नहीं कर सकता, बिल्कुल बाकी भगवानों की तरह। वो ये भी कहता है कि काइन का पिछला जन्म इस केस में बहुत मददगार साबित होगा। इतना कहने के बाद अचानक दोनों समंदर के किनारे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यूया काइन को एक तलवार देता है और कहता है कि अगर वो ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तो उसे और भी सच्चाइयाँ बताएगा। फिर वो उसे कंपास देता है जो उसे उस घर तक ले जाएगा जहाँ उसे पहुँचना है। यूया बताता है कि आरोन का सामना करने के लिए काइन को कम से कम लेवल 600 तक पहुँचना होगा। ये सुनकर काइन परेशान हो जाता है क्योंकि उसका लेवल अभी लगभग 300 के आसपास है। उसे लगता है कि इतना लेवल बढ़ाने में बहुत साल लग जाएंगे और उसके एकेडमी की पढ़ाई छूट जाएगी। लेकिन यूया बताता है कि इस दुनिया का एक साल असली दुनिया के सिर्फ एक दिन के बराबर है। यूया उसे गुड लक कहता है और फिर गायब हो जाता है। काइन समझ जाता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए वो कंपास का पीछा करते हुए घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे वो जंगल में कदम रखता है उस पर तुरंत कई खतरनाक और जानलेवा मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। इसी दौरान दूसरे दुनिया में टेलेस्टिया और सेल काइन के महल जाते हैं। दोनों काइन को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं आया था। सिल्विया भी चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं काइन किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गया। लेकिन टेलेस्टिया को काइन पर पूरा भरोसा होता है। वो फैसला करते हैं कि वो महल में ही रुकेंगे और उसके लौटने का इंतजार करेंगे। उधर काइन एक खतरनाक जानवर के पकड़ में आ जाता है और पूरी तरह थक चुका होता है। फिर भी वो अपनी बची हुई ताकत से एक हमला करके उस जानवर को उड़ा देता है और खुद जमीन पर गिर पड़ता है। हमें पता चलता है कि वो पहले ही कई महीने उस जंगल में बिता चुका है और उसे लगने लगता है कि शायद वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। तभी उसे किसी के दर्द भरे चीख सुनाई देते हैं। थकान के बावजूद वो अपने आप को घसीटकर उस आवाज की तरफ ले जाता है और वहाँ एक घायल मानाबीस को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। पहले वो सोचता है कि उसे मारकर उसका दर्द कम कर देना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो हमेशा से किसी की रक्षा करना चाहता था। इसीलिए वो अपनी बची हुई सारी मैजिक लगाकर उस जानवर को हील कर देता है। अब इतना ज्यादा माना यूज करने के बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जब तक काइन बेहोश था वो जानवर उसे दूसरे मॉन्स्टर से बचाता रहा। जब काइन होश में आता है तो वो जानवर खुशी से उस पर कूद पड़ता है क्योंकि वो भी अकेला था और अब उसे एक दोस्त मिल गया है। काइन उसे अपने साथ चलने को कहता है और उसका नाम हाकू रख देता है। हाकू के साथ रहकर काइन बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करता। उसे याद रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हार नहीं माननी है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वो बचाना चाहता है। काफी समय बाद आखिरकार काइन उस महल तक पहुँच जाता है जहाँ यूया उसका इंतजार कर रहा होता है। यूया उसे देखकर कहता है कि वो काफी बड़ा हो गया है। तब पता चलता है कि उस दुनिया में 4 साल बीत चुके हैं। यूया हाकू को देखकर वे हैरान होता है और बताता है कि हाकू एक होली बीस्ट है। वो सलाह देता है कि काइन उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना ले। जब काइन ऐसा करता है हाकू गायब हो जाता है। यूया समझाता है कि अब काइन जब चाहे हाकू को समन कर सकता है। इसके बाद यूया काइन को उसके अगले टीचर दुरान से मिलवाता है। दुरान कहता है कि काइन अभी भी कमजोर है क्योंकि आरोन यूया से भी ज्यादा ताकतवर है और यूया काइन से ताकतवर है, इसलिए आरोन का सामना करने से पहले काइन को उसे हराना होगा। काइन अपना बूस्ट स्किल एक्टिवेट करके दुरान पर हमला करता है, लेकिन दुरान आसानी से बच जाता है और एक ही मुक्के में काइन को बेहोश कर देता है। जब काइन होश में आता है तो वो दुरान और उसकी वाइफ रूरी के घर में होता है। उनके पास गिन नाम का एक ड्रैगन भी होता है। काइन ड्रैगन को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन हाको तुरंत उस पर कूद पड़ता है और लगता है कि उसे ड्रैगन बिल्कुल पसंद नहीं है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और काइन की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि 4 साल बाद वो पहली बार असली खाना खा रहा होता है। दूसरी तरफ टेलेसिया और सेल अभी भी काइन को लेकर परेशान रहते हैं। दोनों कुकीज बनाना सीख रहे होते हैं ताकि जब काइन वापस आए तो उसे खुश कर सके। यहाँ काइन रोज दुरान के साथ ट्रेनिंग करता है और हर दिन बुरी तरह पीट जाता है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है, लेकिन फिर भी दुरान उसे आसानी से हरा देता है। दुरान सोचता है कि ऐसे तो काइन आरोन को हरा ही नहीं पाएगा। तब काइन को यूया की बातें याद आती है। यूया ने बताया था कि आरोन कभी इस दुनिया का गॉड ऑफ एम्यूजमेंट हुआ करता था, मतलब जैनोम और बाकी भगवानों की तरह वो भी एक असली भगवान था। काइन हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि पहले 8 भगवान हुआ करते थे। यूया उसे बताता है कि आरोन ने एक ऑरेकल का इस्तेमाल करके पूरे दुनिया को एक मौत के खेल में धकेल दिया था, स्क्विड गेम की तरह, और अगर वो वापस आ गया तो फिर से वही सब होगा और काइन के सारे अपने लोग उसमें फंस जाएंगे। ये बात काइन को और मेहनत करने का हौसला देते हैं। यूया फिर एक और सच बताता है। वो कहता है कि आरोन का काइन के पिछले जन्म से एक गहरा संबंध है क्योंकि आरोन ही उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार था। पता चलता है कि उसके माँ बाप सेह और मेगुमी भी कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और बाद में हीरोज के रूप में इस दुनिया में बुलाए गए थे। अब क्योंकि भगवान इंसानों के मामले में खुद दखल नहीं दे सकते थे, उन्होंने तीनों को आरोन को रोकने की जिम्मेदारी दी और एक मैजिकल ऑर्ब दिया जो उसे सील कर सकता था। तीनों मिलकर आरोन से लड़ते हैं। मेगुमी की मैजिक उस पर असर नहीं करती तो यूया और सेह तलवार लेकर उस पर टूट पड़ता है और उसका हाथ तक काट देता है, लेकिन आरोन पलटवार करता है और मेगुमी को मार देता है। फिर साई अपना अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट करके आरोन पर हमला
करता है, लेकिन इसी दौरान खुद भी घायल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर यूया आरोन को सील कर देता है, लेकिन इसके बदले साय अपनी जान गंवा देता है। अपने माँ बाप की मौत के बारे में सोचकर काइन और भी गुस्सा हो जाता है। आखिरकार वो दुरान को हरा देता है और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। इसके बाद वो अपने माँ बाप के पास जाता है। यूया बताता है कि उसके माँ बाप हमेशा उसकी चिंता करते थे। काइन यूया का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इतने सालों तक उनका ख्याल रखा। फिर यूया वही बिस्किट दिखाता है जिसे काइन पहले नहीं पकड़ पाया था, लेकिन इस बार काइन आसानी से उसे पकड़ लेता है और यूया उसके तरक्की से बहुत खुश होता है। यूया उसे कॉफी पीने के लिए अंदर बुलाता है, लेकिन काइन जल्दी से अपने असली दुनिया में लौटना चाहता है। यूया कहता है, अरे रुको काइन, पहले अपना हुलिया तो ठीक करके जाओ, और अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके वो उसे फिर से पहले जैसा छोटा कर देता है। यूया उसे हाको का ख्याल रखने को कहता है, जबकि दुरान कहता है कि वो गिन को भी साथ ले जाए। इसलिए काइन गिन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। वो दोनों का शुक्रिया अदा करता है और वापस जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले यूया उसे एक तलवार देता है और कहता है कि उसे राजा को दे देना। काइन टेलीपोर्ट होकर अपनी दुनिया में लौट आता है। महल में उसे देखते ही लड़कियां बहुत खुश हो जाते हैं। काइन उसे माफी मांगता है उन्हें इतना परेशान करने के लिए। सेलेस्टिया कहते हैं कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वो जरूर लौटेगा। दोनों लड़कियां उसे बताती है कि उन्होंने उसके लिए कुकीज भी बनाना सीख लिया है। सब उसे घर वापस आने पर स्वागत करते हैं और काइन को महसूस होता है कि वो कितना खुशनसीब है। कुकीज खाने के बाद काइन राजा से मिलता है और उसे यूया और दूसरे दुनिया के बारे में सब कुछ बताता है। राजा को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब काइन यूया की दी हुई तलवार दिखाता है तब सब तुरंत उसकी बात मान लेता है। राजा को उस लेटर में पता चलता है कि काइन को यूया ने खुद ट्रेन किया है। काइन फिर अपने दुख की बात बताने लगता है। उसका ट्रेनिंग कितना मुश्किल था, बिना कुछ खाए पिए मॉन्स्टर से लड़ना, फिर दिन रात ट्रेनिंग करना और 5 साल तक मार खाना। क्या ही बताओ सर जी। राजा ये सुनकर हैरान रह जाता है, जबकि ड्यूक को हमेशा की तरह ये सब काफी मजेदार लगता है। ड्यूक फिर काइन को बताता है कि उसके गायब रहने के दौरान एडवेंचरर्स गिल्ड उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि ए रैंक एडवेंचरर बनने के बाद उसने कोई क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया था, इसीलिए उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकती है। ये सुनकर काइन घबरा जाता है और तुरंत गिल्ड पहुंचता है। गिल्ड में वो गिल्ड मास्टर से मिलता है और पूछता है कि मामला क्या है। गिल्ड मास्टर बताता है कि जब उसे ए रैंक पर प्रमोट किया गया था तब उसे लुटेरों को पकड़ने वाला एक क्वेस्ट कंप्लीट करना था ना। काइन कहता है कि वो एकेडमी की पढ़ाई में बिजी था, लेकिन गिल्ड मास्टर समझाता है कि हर क्वेस्ट की एक टाइम लिमिट होती है। अगर काइन ने जल्दी ही क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो उसका नाम गिल्ड से हटा दिया जाएगा। अब क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, काइन तुरंत ये क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि कैफेड्रल की तरफ जाने वाली सड़क पर एक लुटेरों का गैंग काफी समय से लोगों को परेशान कर रहा है। उसके मुताबिक उस गैंग में लगभग 10 गुंडे हैं, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि काइन के लिए उनसे निपटना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो शहर का सबसे ताकतवर लड़का जो है। काइन तुरंत टेलीपोर्ट होकर उस सड़क के पास पहुंच जाता है और फ्लाई स्पेल का इस्तेमाल करके आसमान से उन गुंडों को ढूंढने लगता है। जल्दी ही उसकी नजर उन गुंडों पर पड़ती है जो एक गाड़ी को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तुरंत मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि गाड़ी की रक्षा उसकी टीचर नीना और मिली कर रही है और उनका क्लाइंट पार्मा का फादर साबिनोस है। काइन देख लेता है कि मिली घायल हो गई है, इसलिए वो बिना देरी के अपनी हीलिंग मैजिक से उसका इलाज कर देता है। गुंडे उसे देखकर हंसने लगते हैं और उसे सिर्फ एक बच्चा समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन काइन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्होंने मिली को चोट पहुंचाई थी। गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन काइन आसानी से सबको हरा देता है। एक गुंडा उस पर झपटता है तो काइन उसे दूर उड़ा देता है, बाकी सबको भी वो चुटकियों में हरा देता है। अपनी पूरी ताकत को काबू करना भी कितना मुश्किल काम है। नीना और मिली उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि वो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। सारे गुंडों को पकड़ लिया जाता है और मिली पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा था। काइन बताता है कि गिल्ड मास्टर ने उसे एक क्वेस्ट दिया था इन गुंडों को पकड़ने का। ये सुनकर दोनों लड़कियां और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेस्ट आमतौर पर सिर्फ सी रैंक या उससे ऊपर के एडवेंचर्स को दिए जाते हैं, और काइन ने तो अभी कुछ ही दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था। तब काइन बताता है कि वो पहले ही ए रैंक एडवेंचरर बन चुका है। ये सुनकर दोनों को यकीन ही नहीं होता कि उसने सीधा जी रैंक से ए रैंक हासिल कर लिया है। गुंडों को पिंजरे में बंद करके वापस शहर भेज दिया जाता है और सब लोग तामानिस की दुकान पहुंचता है ताकि पार्मा के फादर को सुरक्षित छोड़ा जा सके। पार्मा बाहर आते हैं और अपने फादर को देखकर खुश हो जाते हैं, पर जब वो गुंडों को देखते हैं तो और भी हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज स्कूल की छुट्टी है, फिर भी काइन इतनी मेहनत कर रहा है। उसे लगता है कि बैरन होने के नाते उसके पास और भी बहुत जिम्मेदारियां होंगी। मिली ये सुनकर भी हैरान हो जाते हैं कि काइन अब एक बैरन है और सोचते हैं कि शायद उसे और अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, लेकिन काइन उन्हें रोक देता है। कहता है कि वो हमेशा उन्हें अपना टीचर ही मानेगा, इसलिए वो उसे पहले की तरह नाम से ही बुला सकते हैं। मिले सोचते हैं कि काइन कितना बदल गया है और अब तो वो एक मैच्योर आदमी जैसा लगता है। इसके बाद काइन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे गिल्ड में रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन दोनों लड़कियां भी उसके पीछे चल पड़ती है। गिल्ड पहुंचकर काइन रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं कि उसने मिशन कंप्लीट कर लिया है। टिया हैरान हो जाते हैं कि वो इतनी जल्दी वापस आ गया। वो गिल्ड मास्टर को बताने वाले होते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स नीना और मिली को परेशान करना शुरू कर देते हैं। दोनों उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी मिली का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी काइन उसका हाथ रोक लेता है। वो लोग काइन को पहचान जाते हैं
और उनकी पिछली मुलाकात याद आते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। इसी दौरान क्लॉड वहाँ आ जाता है और पूछता है कि ये सब हंगामा किस बात का है। काइन उसे देखकर खुश हो जाता है, पर क्लॉड को देखते ही गुंडे तुरंत भाग जाता है। क्लॉड हैरान हो जाता है जब वो मिली को काइन के साथ देखता है और बताता है कि मिली असल में उसकी छोटी बहन है। काइन ये जानकर खुद भी हैरान हो जाता है। भाई तब से सब लोग हैरान ही हो रहे हैं। फिर सब मिलकर बैठते हैं और ड्रिंक्स पीते हैं। क्लॉड पूछता है कि सब लोग साथ में क्या कर रहे थे। तब मिली बताती है कि काइन ने उनकी जान बचाई और सारे गुंडों को आसानी से हरा दिया। वो ये भी बताती है कि काइन अब ए रैंक एडवेंचरर है। क्लॉड ये सुनकर हैरान रह जाता है। अबे कितना हैरान होते हो तुम लोग। उसे यकीन नहीं होता कि कुछ ही दिनों में काइन इतना आगे बढ़ गया। फिर उसे याद आता है कि ट्रेनिंग मैच के दौरान काइन उसकी बराबरी कर रहा था। मिले पूछते हैं कि काइन इतना ताकतवर कैसे बन गया। काइन घबरा जाता है क्योंकि वो भगवानों के साथ अपनी ट्रेनिंग के बारे में सच नहीं बता सकता। लेकिन मिली को याद आता है कि काइन ने बचपन में ही रेड ड्रैगन को हरा दिया था, इसीलिए वो इतनी हैरान नहीं होती। क्लॉड काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि रेड ड्रैगन एक एसएस रैंक मॉन्स्टर माना जाता है। इसी दौरान लड़कियां उन मैजिक बैग्स को भी दिखाती है जो काइन ने उनके लिए बनाए थे। लीना पूछते है कि उनमें कितना सामान आ सकता है। मिली बताते है कि उसे खुद नहीं पता क्योंकि वो कभी बैग को पूरी तरह भर ही नहीं पाए। लेकिन हाँ, काइन ने कहा था कि उनमें एक पूरा महल तक आ सकता है। ये सुनकर लीना को जलन होने लगती है। वो कहते हैं कि ये तो किसी शाही खजाने के बराबर है। फिर वो काइन से जिद करने लगते हैं कि उसके लिए भी एक ऐसा बैग बनाए। आखिरकार काइन मान जाता है और वादा करता है कि वो उसके लिए भी एक बना देगा। लीना खुशी खुशी उसका शुक्रिया करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद नशा चढ़ने की वजह से वो सो जाते हैं। क्लॉड हंसकर बताता है कि लीना ड्रिंक्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। तभी काइन को याद आता है कि वो पूरा हफ्ता स्कूल नहीं गया था, इसलिए वो फैसला करता है कि और क्लासेस मिस नहीं करेगा। क्लॉड पूछता है कि बैरन होने के बाद भी उसे स्कूल जाने की क्या जरूरत है। काइन कहता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। नीना उसकी तारीफ करते हैं और उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसी वक्त तिया वहाँ आते हैं और बताते हैं कि एकेडमी में पढ़ाने वाले एक एडवेंचरर को चोट लग गई है और इसी वजह से वो किसी को ढूंढ रही है जो कल उसके जगह एकेडमी में बच्चों को पढ़ा सके। क्लॉड को ये सुनकर एक आइडिया आता है। सोचता है कि शायद वो काइन की मदद कर सकता है। अगले दिन एकेडमी में काइन अपनी मैजिक क्लास अटेंड करता है। सब स्टूडेंट्स निशाने पर मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होता है। काइन बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो यूएस से सीखे नए स्पेल्स को ट्राई करना चाहता है, लेकिन टीचर उसे तुरंत रोक देते हैं और कहते हैं कि उसे किसी भी स्पेल का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। टीचर याद दिलाते हैं कि पिछली बार उसने सिर्फ बिगिनर लेवल की मैजिक यूज की थी और फिर भी एकेडमी का बैरियर टूट गया था। काइन को इस बात पर यकीन नहीं होता। अबे यार, तुम्हारा बैरियर कमजोर है तो मैं क्या करूँ। क्लॉड और बाकी लोगों को उस पर तरस आ जाता है। वो सोचता है कि वो अपनी क्लास के बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग ही लेवल का है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि एडवेंचरिंग क्लास में उसकी मदद करेंगे। जब एडवेंचरिंग क्लास शुरू होती है, टीचर बताता है कि उनका असली इंस्ट्रक्टर घायल हो गया है, इसीलिए वो क्लॉड और उसकी टीम को इंट्रोड्यूस करती है जो सिर्फ आज के लिए उन्हें एडवेंचर के बारे में सिखाएंगे। स्टूडेंट्स क्लॉड और लीना को तुरंत पहचान लेते हैं और काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। क्लास के शुरुआत में क्लॉड सब स्टूडेंट्स से अपने गिल्ड कार्ड्स निकालने को कहता है। सभी स्टूडेंट्स अपने कम लेवल वाले कार्ड्स दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने नया नया एडवेंचरर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया होता है। असल में क्लॉड चाहता था कि काइन अपना गोल्डन कार्ड सबको दिखाए ताकि बाकी स्टूडेंट्स देख सके कि वो कितना शानदार है, लेकिन काइन को लगता है कि अच्छा आइडिया नहीं है। उसने सोचा कि अगर दूसरे स्टूडेंट्स को पता चल गया कि वो एक ए रैंक एडवेंचरर है तो वो और भी ज्यादा अलग पड़ जाएगा, इसलिए उसने बहाना बना दिया कि वो अपना गिल्ड कार्ड लाना ही भूल गया। थोड़ी देर बाद क्लास बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाते हैं और क्लॉड स्टूडेंट्स को एक एक करके ट्रेनिंग देना शुरू करता है। काइन बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसे लगा था कि आज तो वो फाइनली अपना स्किल्स दिखा पाएगा, लेकिन क्लॉड लगातार दूसरे स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करता रहा और बेचारे काइन पर ध्यान ही नहीं दिया। काइन को लगा था कि उसे अलग कर दिया गया है, लेकिन असल में ये सब क्लॉड की प्लानिंग का हिस्सा था। क्लॉड चाहता था कि बाकी बच्चे काइन के साथ दोस्ती करे और समझे कि वो कितना लाजवाब है। इसी वजह से क्लॉड और उसके दोस्त पहले अपनी ताकत सब स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते थे और फिर जब काइन उनके बराबर लड़ता तो पूरी क्लास उसकी ताकत देखकर इम्प्रेस हो जाती और वो क्लास का हीरो बन जाता। काइन बेचैन होकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा। तभी एक और स्टूडेंट उसे लाइन में खड़े रहने को कहता है। क्लॉड एक के बाद एक सब स्टूडेंट्स को हरा देता है और आखिर में सिर्फ काइन बचता है। दोनों लड़ने के लिए तैयार होते ही है कि तभी स्कूल की घंटी बज जाते हैं और टीचर अनाउंस करता है कि क्लास का समय खत्म हो गया है। काइन बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसे लड़ने का मौका ही नहीं मिला। क्लॉड उससे माफी मांगता है और कहता है, सॉरी काइन, यार मैंने टाइम देखा ही नहीं। वो वादा करता है कि अगली बार जरूर उसके साथ ट्रेनिंग करेगा, लेकिन काइन की टीचर बताती है कि स्कूल के पास क्लॉड को दोबारा बुलाने के पैसे नहीं है क्योंकि एकेडमी की दीवार और उस बैरियर को ठीक करने में काफी पैसा खर्च हो चुका है जो पहले काइन की मैजिक की वजह से टूट गया था। सब स्टूडेंट्स क्लॉड और उसकी टीम के ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन काइन उदास रह जाता है क्योंकि उसे कुछ भी करने को नहीं मिला। उस रात काइन इतना चिढ़ जाता है कि गुस्से में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ वो अपना गुस्सा निकालने लगता है। रास्ते में उसे एक ड्रैगन मिलता है, लेकिन वो एक ही बार में उसे हरा देता है। फिर वो आसमान से आग बरसाता है जिससे जंगल में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर गार्ड्स घबरा जाता है और रिपोर्ट करते हैं कि शायद प्रिंस ऑफ डार्क
डार्कनेस ने हमला कर दिया है। तुरंत अलार्म बजा दिया जाता है और गाराम भी जांच करने के लिए निकल पड़ता है। अपना गुस्सा शांत करने के बाद काइन वापस घर टेलीपोर्ट कर जाता है, लेकिन अपना रुमाल वही छोड़ देता है। जब उसके फादर वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा मिलता है और साथ ही काइन का रुमाल भी। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अगले दिन काइन को राजा के सामने बुलाया जाता है। राजा उससे उस जगह के बारे में पूछता है जो उसके फादर ने देखी थी। सब लोग अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये प्रिंस ऑफ डार्कनेस का काम है और दूसरे देशों को भी सतर्क करने की बात करते हैं, लेकिन काइन सच बता देता है कि ये सब उसी ने किया था। राजा उसे डांट लगाता है और जब वो घर लौटता है तो उसके फादर भी उसकी अच्छी क्लास लेते हैं। इसी दौरान एक दूर की गुफा में आरोन के शक्ति का एक टुकड़ा दिखाई देता है। एक गॉब्लिन उसे उठाता है, लेकिन बाद में एक ड्रैगन उस टुकड़े को निकल लेता है। उसके बाद ड्रैगन पर आरोन का कब्जा हो जाता है। आरोन महसूस करता है कि उस पर लगा सील कमजोर पड़ गया है और उसकी कुछ शक्ति वापस आ गई है और अब वो भगवानों से बदला लेने की कसम खाता है। एकेडमी में अगली क्लास समनिंग मैजिक की होती है। टीचर काइन को बुलाते हैं और पहले तो उसे लगता है कि शायद उसे फिर से अलग बैठने को कहा जाएगा, लेकिन टीचर बताते हैं कि क्योंकि आज वो लोग अपने जादू से हमला करने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसलिए वो भी क्लास में हिस्सा ले सकता है। ये सुनकर काइन बहुत खुश हो जाता है। टीचर उनके नए इंस्ट्रक्टर ग्राथ से मिलवाता है, जो रॉयल कैपिटल का एक मेज है। ग्राथ बताता है कि समनिंग मैजिक दो तरह की होती है। पहले जब किसी मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, दूसरे जब मैजिक सर्कल के जरिए किसी मॉन्स्टर को समन किया जाता है। और आज वो लोग मैजिक सर्कल वाला समनिंग सीखेंगे। इसके लिए ग्राथ सब स्टूडेंट्स को एक एक तालिस्मान देता है। स्टूडेंट्स अलग अलग क्रिएचर समन करना शुरू कर देते हैं और उनसे कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करता है। एक स्टूडेंट एक बड़ा सा बीस्ट समन कर लेता है, लेकिन उसके पास इतनी मैजिक पावर नहीं होती कि वो उस बीस्ट के साथ कॉन्टेक्ट बना सके और बीस्ट गायब हो जाता है। ग्राथ उसकी तारीफ करता है और कहता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर समन कर लेना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जब सब स्टूडेंट्स अपना अपना मॉन्स्टर समन कर लेते हैं, तब आखिर में ग्राथ काइन को बुलाता है। काइन मैजिक सर्कल के पास जाकर तैयार हो जाता है, पर तभी उसे अपने बचपन का वो हादसा याद आता है जब उसने गलती से एक अजीब और खतरनाक मॉन्स्टर समन कर दिया था। लेकिन ग्राथ उसे भरोसा दिलाता है कि अगर कांटेक्ट नहीं बन पाया तो मॉन्स्टर बस गायब हो जाएगा। वो काइन को कहता है कि अपनी पूरी शक्ति लगा दे। ये सुनकर काइन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपना बहुत सारा माना उस मैजिक सर्कल में डाल देता है, लेकिन ग्राथ अचानक घबरा जाता है क्योंकि माना हद से ज्यादा हो जाती है। एक इतना जोर का धमाका होता है कि काइन खुद भी पीछे उड़ जाता है। तभी एक डीमन सामने आता है। वो हैरान होता है कि कोई इंसान उसे कैसे समन कर सकता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन प्रिंस ऑफ डार्कनेस के रूप में देता है। ये सुनकर काइन घबरा जाता है और तुरंत फ्लैश स्पेल का इस्तेमाल करके सब लोगों को अंधा कर देता है ताकि कोई और डीमन को ना दिख सके। काइन सोचता है कि कहीं ये आरोन का साथी तो नहीं। डीमन उसे नीचा समझते हुए अपनी एबिलिटी से काइन का स्टेटस चेक करता है और उसकी तरफ बढ़ता है। काइन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगले ही पल सबको हैरान करते हुए डीमन तुरंत उसके सामने झुक जाता है। प्लीज मुझे मत मारना मालिक, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। काइन की भयंकर शक्तियाँ देखकर डीमन की भी फटके एक हो जाते हैं और वो उसका नौकर बनने की ऑफर देता है। ये सुनकर काइन खुद भी हैरान रह जाता है। डीमन कहता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए खुश है और काइन के लिए कुछ भी करेगा। वो इतना तक कह देता है कि अगर काइन उसे ऑर्डर दे तो वो पूरा एक देश तबाह कर सकता है, लेकिन काइन तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो कभी ऐसा आदेश नहीं देगा। फिर डीमन अपना नाम सेध बताता है और कहता है कि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस है। वो काइन को बताता है कि जब भी जरूरत हो काइन उसे समन कर सकता है। ये कहकर सेध गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद ग्राथ पूछता है कि अभी जो डीमन नजर आया था उसका क्या हुआ। काइन झूठ बोल देता है और कहता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया और डीमन बस गायब हो गया। ग्राथ काइन की बात मान लेता है और काइन चैन की सांस लेता है कि उसने किसी तरह पूरी बात छुपा ले। लेकिन बाद में ग्राथ इस घटना की रिपोर्ट सीधा राजा को दे देता है। राजा तुरंत काइन को बुलाकर पूछताछ करता है। बताओ काइन, आज कौन सा कांड किया तुमने? वो मैंने जोश जोश में कुछ समन कर दिया था। क्या समन किया था? सच बताओ काइन। वो मैंने असल में प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन कर दिया था और उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ये सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं। भाई काइन यार, दिमाग है कि नहीं तुम्हारे अंदर? क्योंकि अगर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कभी भी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो पल भर में पूरे किंगडम को बर्बाद कर सकता है। काइन माफी मांगते हुए कहता है कि उसने तो सिर्फ अपना माना मैजिक सर्कल में डाली थी, मतलब मुझे क्या पता कि ऐसा कुछ निकल आएगा। ग्रैड हैरान होकर पूछता है कि आखिर काइन के पास कितनी ज्यादा मैजिक पावर होगी जो उसने प्रिंस ऑफ डार्कनेस जैसी चीज को समन कर लिया। राजा को लगता है कि ये सब शायद पहले राजा के ट्रेनिंग का नतीजा है जो काइन ने हासिल किए थे, इसीलिए वो काइन से उसका स्टेटस दिखाने को कहता है और ग्राथ को सख्त वार्निंग देता है कि जो कुछ भी वो देखेगा उसके बारे में किसी को ना बताए, वरना उसे मौत की सजा होगी। जब काइन अपना स्टेटस विंडो खोलता है तो राजा और ग्राथ दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि काइन के पास अब डेमीगॉड का टाइटल होता है और उसके स्टेटस के नंबर इतने बड़े हो चुके होते हैं कि उन्हें गिनना भी मुमकिन नहीं लगता। राजा का दिमाग चकरा जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ग्राथ तो तुरंत उसके सामने झुक जाता है और उसे एक भगवान की तरह देखने लगता है। ड्यूक मजाक में कहता है कि अब सबको काइन को मास्टर कहकर बुलाना चाहिए। राजा को चिंता होती है कि काइन के पास इतनी ताकत है कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को हिला सकता है, लेकिन काइन शांत होकर कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और सब लोग उसके साथ पहले की तरह बर्ताव करें। वो तो बस सिर्फ एक नॉर्मल
जिंदगी जीना चाहता है। इसके बाद राजा फैसला करता है कि काइन को विस्काउंट बना दिया जाए और उसके अधिकार में एक पूरा शहर दे दिया जाए। साथ ही वो ये भी तय करता है कि काइन और राजकुमारी की एंगेजमेंट अब घोषणा किया जाए प्रजा के सामने। घर लौटने पर सिल्विया उसे बधाई देती है और पूछते हैं कि उसे कौन सा इलाका दिया जाएगा। काइन अंदाजा लगाता है कि शायद कैथेड्रल के पास का कोई शहर होगा। सिल्विया तुरंत पार्टी करने की बात करती है, लेकिन इसी दौरान कॉलिन एक जरूरी खबर लेकर आता है। वो बताता है कि उसके भाई ने जंगल में मॉन्स्टर्स के एक बड़े हमले के निशान देखे हैं। ये सुनते ही काइन तुरंत ग्रासिया पहुंचता है और अपने परिवार के पास जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने भाई से होती है। उसका भाई बताता है कि पिछले कुछ महीनों से जंगल के अंदर एडवेंचर्स पर हमला बहुत बढ़ गया है, इसलिए उसने कुछ हाई रैंक एडवेंचरर्स को जांच के लिए भेजा था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जंगल में मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ गई है और हर वक्त लोगों के ऊपर हमला करते रहते हैं। उसका भाई एक पुराने हादसे के बारे में बताता है जो कई सालों पहले हुई थे। तब भी मॉन्स्टर्स अचानक बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए थे और उन्होंने शहर पर हमला कर दिया था और देखने से लगता है कि इस बार भी वही हालत दोबारा होने वाला है। लेकिन क्योंकि अभी तक पक्के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए वो पूरी सेना को जंगल में नहीं भेज सकता। तो काइन फैसला करता है कि वो खुद जंगल जाकर इसके बारे में जांच करेगा। उसका भाई चिंता करता है कि काइन अभी भी काफी छोटा है, लेकिन काइन अपना गोल्डन एडवेंचर कार्ड दिखाता है और उसे याद दिलाता है कि वो पहले ही एक रेड ड्रैगन को हरा चुका है। फिर काइन सीधा एडवेंचरस गिल्ड पहुंचता है। वहाँ काउंटर पर बैठी एक रिसेप्शनिस्ट उसे बच्चा समझकर हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसका गोल्डन कार्ड देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। तभी एक और रिसेप्शनिस्ट रूडी आकर उस लड़की की तरफ से माफी मांगते हैं। रूडी पूछता है कि काइन को किस बात की जानकारी चाहिए। काइन जंगल के हालत के बारे में पूछता है। रूडी बताते हैं कि मॉन्स्टर्स दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और ये चीज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इसी बीच मिली और नीना भी गिल्ड में आ जाते हैं। काइन पूछता है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बताते हैं कि गिल्ड ने हाई रैंक एडवेंचर्स को बुलाया है और क्योंकि जंगल के मॉन्स्टर्स इतने खतरनाक हो गए हैं कि सिर्फ उन दोनों के लिए उनसे निपटना मुश्किल है, इसलिए वो क्लॉड और लीना से मिलने आए थे। रूडी फिर काइन से पूछता है कि उसका प्लान क्या है। काइन कहता है कि वो पहले खुद जंगल में जाकर देखना चाहता है। रूडी को लगता है कि अकेले जाना बहुत मुश्किल होगा, ऊपर से काइन एक नॉवल भी है, इसलिए अगर उसे कुछ हो गया तो गिल्ड मुश्किल में पड़ जाएगी। काइन कहता है, अरे टेंशन मत लो रूडी, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन रूडी सलाह देता है कि उसे फिर भी किसी को साथ ले जाना चाहिए। तब काइन को एक आइडिया आता है और वो हाको और गिन को समन कर लेता है। दोनों तुरंत उस पर कूद पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें महसूस होता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है। काइन अपने सर्च स्किल का इस्तेमाल करता है और जंगल के अंदर दौड़ते हुए उसे लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो कई मॉन्स्टर्स को हरा देता है, लेकिन वो अजीब एहसास खत्म नहीं होता, इसलिए काइन सेठ को समन करता है। सेठ पहले नाराज होता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई उसे बुलाने की, लेकिन जैसे वो काइन को देखता है तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है। काइन उसे बताता है कि उसे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए है। वो सेठ से जंगल की जांच करने में मदद मांगता है। सेठ आसपास एक बहुत ही शक्तिशाली ऑरा महसूस करता है और बताता है कि मॉन्स्टर्स भी उसी जगह की तरफ जा रहे हैं। और जानकारी के लिए सेठ अपने नौकर दालमेशिया को बुलाता है। दालमेशिया काइन को देखकर हैरान हो जाता है। सेठ उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। ये है काइन, उसका नया मालिक और एक ऐसा लड़का जो दुनिया पर कब्जा करने वाला है। अरे मैं कोई कब्जा वब्जा नहीं करने वाला, जल्दी से जंगल को जांच करे यार। दालमेशिया तुरंत उसकी पूजा करने लगता है, लेकिन काइन शिकायत करता है कि वो कोई भगवान नहीं है। सेठ बताता है कि दालमेशिया जांच पड़ताल करने में माहिर है और दालमेशिया अपने अनोखी स्किल का इस्तेमाल करता है और छोटे छोटे जीवों को समन करके पूरे जंगल में फैला देता है ताकि हर जगह की जानकारी इकट्ठा किया जा सके। इसी दौरान मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा पागलों की तरह हो जाता है। काइन उन सब का सामना करता है और दालमेशिया उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है। काइन आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। इसके बाद वो कहता है कि सेठ और दालमेशिया अपना काम जारी रखे, जबकि वो खुद गिल वापस लौट जाता है। गिल पहुंचने के बाद उसके दोस्त हैरान रह जाता है जब वो इतने सारे एस रैंक मॉन्स्टर्स के हिस्सों को देखते हैं। इसी समय क्लॉड और लीना भी वहाँ आ जाता है। वो पूछते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आए। काइन शांत होकर जवाब देता है कि ये सब जंगल से आए थे। ये सुनकर सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और काइन सोचता है कि जंगल के और अंदर शायद इससे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स मौजूद हो। इसी दौरान दालमेशिया को पता चलता है कि कोई शक्ति उन्हें डराने और रोकने की कोशिश कर रही है, जैसे उन्हें चेतावनी दी जा रही हो कि आगे मत बढ़ो। लेकिन सेठ इसे एक चैलेंज की तरह लेता है। दूसरी तरफ आरोन उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है। सेठ और दालमेशिया जंगल के अंदर पहुँचते हैं और देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर का झुंड उनका इंतजार कर रहा है। आरोन फैसला करता है कि अब उसका खेल शुरू करने का समय आ गया है और वो सारे मॉन्स्टर्स को हमला करने का आदेश दे देता है। सेठ तुरंत टेलीपोर्ट करके काइन के पास लौट आता है। जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और गार्ड तुरंत अलार्म बजा देता है। सेठ काइन को बताता है कि मॉन्स्टर्स का हमला शुरू हो चुका है। काइन तुरंत रूडी को उसके भाई जिन को खबर देने के लिए कहता है और क्लॉड को आदेश देता है कि वो एडवेंचर्स को इकट्ठा करके शहर की रक्षा करे। काइन खुद जंगल में वापस जाने की तैयारी करता है। इसी बीच तिफाना वहाँ पहुँच जाते हैं और काइन को गले लगा लेती है। वो बताती है कि उसके फादर ने इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया है। तिफाना भी काइन के साथ जंगल जाना चाहते हैं, लेकिन काइन उसे मना कर देता है। कहता है कि उसकी जिम्मेदारी उसके घर की रक्षा करना है। तो तिफाना उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो सब संभाल लेंगे और काइन
सेठ के साथ आगे बढ़ जाता है। जंगल के अंदर दालमिशा मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और लगता है कि उसे बहुत मजा आ रहा है। तभी एक ड्रैगन उसके पीछे से आ जाता है, लेकिन सेठ उसे तुरंत खत्म कर देता है। उसके बाद काइन इन्फर्नो स्पेल का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर्स के झुंड पर आग की तबाही बरसा देता है। मॉन्स्टर्स तुरंत उसकी तरफ मुड़ जाता है और तब काइन और सेठ की नजर आरोन पर पड़ती है, मानो वो जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। सेठ काइन से कहता है कि वो आगे बढ़े और आरोन का सामना करे, जबकि वो खुद मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करेगा। काइन पूछता है कि क्या वो अकेले ठीक रहेगा। सेठ कहता है कि वो अपने और साथियों को भी बुला लेगा, लेकिन हाँ, वो उसे पहले ही बता देता है कि शायद जंगल का कुछ हिस्सा तबाह हो जाए, तो बाद में मुझे मत कहना। काइन उसे थोड़ा सा काबू में रहने को कहता है, लेकिन सेठ जवाब देता है कि उसे अपनी चिंता करनी चाहिए। इसके बाद काइन आरोन की तरफ बढ़ जाता है। उधर शहर में तिफाना सब लोगों को एक सुरक्षित जगह तक पहुंचने में मदद कर रहे होते हैं। नीना महसूस करते हैं कि कई सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मिली फैसला करते हैं कि वो जंगल में जाएगी, क्योंकि चाहे काइन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे मदद की जरूरत पड़ सकती है। नीना भी उसके साथ जाना चाहते हैं। क्लॉड और लीना भी सोचता है कि वो दोनों को अकेले जाने नहीं दे सकते, इसीलिए सब साथ निकल पड़ते हैं। यहाँ सेठ अपने 4 डीमन जनरल्स को समन करता है। वो सब हैरान होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जब सेठ उन्हें बताता है कि वो एक दोस्त की मदद कर रहा है, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। दालमिशा बताता है कि सेठ ने एक नया मास्टर चुन लिया है। सबको यकीन नहीं होता कि एक डीमन लॉर्ड किसी का गुलाम भी हो सकता है। फिर दालमिशा काइन के बारे में बताता है कि उसके पास डेमी गॉड और गॉड चूजन का टाइटल है और उसकी मैजिक अनलिमिटेड है। ये सुनकर सब बौखला जाता है। सेठ उन्हें आदेश देता है कि मॉन्स्टर्स को रोकने में मदद करे। इसी दौरान काइन जितने हो सके उतने मॉन्स्टर्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तभी उस पर आग का एक भयानक हमला होता है, लेकिन काइन तुरंत अपनी मैजिक से उसे रोक लेता है। तब एक ब्लैक ड्रैगन सामने आता है और काइन उसे पहचान लेता है। वो आरोन है। आरोन निराश होता है कि वो अपनी पूरी शक्ति के साथ रिवाइव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वो और मॉन्स्टर्स को शहर पर हमला करने के लिए भेज देता है। काइन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरोन अपनी इस गेम का मजा ले रहा होता है। वो देखना चाहता है कि क्या इंसान इन मॉन्स्टर्स के सामने टिक पाएंगे या उनका शिकार बन जाएगा। जंगल के दूसरे हिस्से में काइन के दोस्त उन डीमन जनरल्स को देखते हैं। पहले तो वो समझ नहीं पाते कि ये लोग कौन है, लेकिन बाद में अंदाजा लगाते हैं कि शायद यही वो काइन के दोस्त होंगे जिनके बारे में वो गिल्ड में बता रहा था। डीमन जनरल्स पे सारे मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पाते और सेठ कहता है कि अब उन्हें इंसानों पर भरोसा करना होगा। यहाँ पर आरोन काइन की आंखों को देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि वही आंखें हैं जो उन लोगों की थी जिन्होंने उसे सील किया था। काइन समझ जाता है कि आरोन उसके माँ बाप की बात कर रहा है। फिर आरोन उस पर आग बरसाता है, लेकिन काइन बच निकलता है और इन्फर्नो स्पेल से पलटवार करता है। उसका हमला लगता तो है, लेकिन आरोन हंसकर कहता है कि इतने कमजोर अटैक्स उस पर काम नहीं करेंगे। काइन सोचता है कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसे मौका दिए बिना दोबारा हमला कर देता है। तब काइन हाकू और गिन को समन करता है। दोनों मिलकर आरोन को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन आरोन की पूंछ हाकू को लग जाती है और फिर आरोन अपने फायरबॉल अटैक से उस पर हमला करता है। उधर काइन के दोस्त मॉन्स्टर से लगातार लड़ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब थकने लगते हैं। क्लॉड को उस मॉन्स्टर से लड़ने में मुश्किल होने लगता है कि तभी तिफाना और उसके नाइस वहाँ पहुंचकर उसकी मदद करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आरोन का वो फायर ब्लास्ट हाकू पर लगने वाला होता है, लेकिन गिन अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। आरोन लगातार हमला करता रहता है और काइन किसी तरह उन दोनों को बचा लेता है। अब आरोन थोड़ा छिड़ जाता है, अबे कीरो की औलाद मरो यार जल्दी। लेकिन काइन उन सब लोगों के बारे में सोचता है जिन्हें वो बचाना चाहता है। इसी जज्बे के साथ वो अपने असली फादर की अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट कर देता है। आरोन तुरंत पहचान लेता है कि ये एम्परर लेवल मैजिक है। काइन अपना पूरा दम लगा देता है और आरोन भी पूरी ताकत से उसका सामना करता है। उन दोनों की टक्कर से इतनी तेज रोशनी चमकने लगती है जो बहुत दूर तक दिखाई देता है। काइन अपनी पूरी शक्ति लगा देता है क्योंकि वो सबको बचाना चाहता है, लेकिन तभी हाको और गिन उसे काट लेते हैं। काइन हैरान हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी वक्त सेथ और दालमिशा भी वहाँ पहुँच जाता है और कहते हैं कि काइन ने हद पार कर दी है। जब सब कुछ शांत होता है तो पता चलता है कि आरोन का नामो निशान तक नहीं बचा। लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी होती है। काइन समझ आता है, अच्छा सब खत्म हो गया क्या, मैं फिर बेकार में इतना जोर लगा रहा था। सेथ और दालमिशा उसे बताता है कि सारे मॉन्स्टर्स वापस जंगल की तरफ भाग गए हैं और शहर अब सुरक्षित है। काइन अपने दोस्तों के साथ जीत का जश्न मनाता है, लेकिन बाद में राजा उसकी अच्छी खासी बम्बू लगाता है। राजा उस रोशनी के बारे में पूछता है जो पूरे राज्य में दिखाई दी थी। लोगों को लगने लगा था कि सही में कोई भगवान आ गया है। काइन समझाता है कि आरोन को रोकने के लिए उसे एम्परर लेवल मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ा था। राजा कहता है, यार छुटकू, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं यार, इतनी भयंकर शक्तियों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए ना, अगर कहीं कुछ हो जाता तो। बाद में काइन के सम्मान में एक सेरेमोनी रखी जाती है। उस सेरेमोनी में उसे विस्काउंट बना दिया जाता है और डोरिनथल नाम का एक शहर उसके अधिकार में दिया जाता है। सेरेमोनी के बाद तिफाना बताते हैं कि डोरिनथल एक ऐसी जगह है जहाँ मुसीबतें खत्म ही नहीं होती। वहाँ पहले जितने भी नॉबल्स गए थे सब फेल हो गए क्योंकि वहाँ एडवेंचरर्स गिल्ड की पावर बहुत ज्यादा है। टेलेस से अपने फादर से इसके बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन काइन कहता है कि कोई ना, सब कुछ ठीक रहेगा। उसे तो ये सोचकर मजा आ रहा है कि वो एक नया शहर खुद से बना पाएगा। सबको यकीन होता है कि काइन वहाँ बहुत अच्छा काम करेगा।
था, लेकिन साथ ही सब उसे याद दिलाते हैं कि अपनी शक्तियों से शहर को ही मत उड़ा देना। जब वो डोरिनथल पहुंचता है तुरंत हंगामा मच जाता है। एक सैनिक राजा को रिपोर्ट देता है कि काइन ने वहाँ पहुंचते ही एडवेंचर्स गिल्ड को धूल चटा दी है। वहाँ के एडवेंचर्स उसका मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन काइन ने सबको आसानी से हरा दिया। उसके बाद वो एक होटल गया जहाँ उसने कुछ आदमियों को एक लड़की को परेशान करते देखा। काइन ने उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन बाद में एक सैनिक ने काइन को ही गिरफ्तार कर लिया। वाह सही है। राजा ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, जबकि ड्यूक को ये सब काफी मजेदार लगता है। यहाँ दूसरी तरफ काइन टेलेस्टिया और सिल्क को डोरिनथल के बारे में बता रहा होता है कि तभी सेठ अचानक सामने आ जाता है और उससे मदद मांगने लगता है। सेठ बताता है कि उसकी वाइफ ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि वो चीट करते हुए पकड़ा गया था। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ भी वहाँ आ जाते हैं। वो काइन को पहले सम्मान देती है और पूछते हैं कि सेठ ने जो किया उसके बारे में काइन की क्या राय है। काइन साफ कहता है कि सेठ गलत था, खासकर जब उसकी वाइफ इतनी सुंदर है। डीमन ये सुनकर खुश हो जाते हैं। सेठ फिर मजाक में कहता है कि शादी के बाद औरतें बदल जाती हैं। ये सुनकर टेलेस्टिया और सिल्क भी उसे डांटने लगता है। इसी दौरान राजा को काइन के बारे में और रिपोर्ट्स मिलती है और उनका सर चकरा जाता है। पता चलता है कि काइन ने जितने भी इलीगल काम करने वाले लोग थे उन सबको भी खत्म कर दिया है। गार्ड फिर बताता है कि काइन ने अपने पूरे शहर को दीवारों से घेर लिया है और सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, बल्कि एक पूरा साम्राज्य ही खड़ा कर दिया है। जब सब उस महल को देखते हैं तो पता चलता है कि वो राजा के महल से भी बड़ा है। टेलेस्टिया सोचने लगते हैं कि अगर उसके फादर ने ये देखा तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। और आखिर में सब एक ही बात कहता है, काइन ने फिर से हद पार कर दी है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये जबरदस्त एनीमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसका कोई भी पार्ट 2 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगला कोई सीजन है ही नहीं। एक ही सीजन था, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि 500 कमेंट्स का टारगेट देता हूँ, लेकिन वो लोग भी तुम भाई 2-3 दिन में कंप्लीट कर देते हो। तो चलो इस बार 700 कमेंट्स का टारगेट है, उसे पूरा कर देना। एंड अगला वीडियो आर्थर का अगला पार्ट ही होगा, तो कमेंट्स में स्पैम मत करना आर्थर वाले वीडियो के लिए। एंड अगर तुम्हें ये वाला एनीमे पसंद आया देन वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल ओवरपावर टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। बाय।